जब हमने क्रिकेट देखने स्टार्ट करी 2003 में 2 में और 3 में देखनी स्टार्ट करी थी, तब भी एक ये बात चलती होती थी कि द्रविड़ जब आ जाते थे, बिकॉज जनरली हम देखते थे कि वनडेज में सचिन आउट हो जाते थे या सहवाग आउट हो जाते थे, तो वो यूज टू सी कि राहुल द्रविड़ आ रहे हैं एंड वी वर लाइक कि यार चलो यार अब तो बंद कर देते हैं, नहीं भी देखते, क्योंकि उस वक्त तो वैसे भी टीवी इतना तो आप देखते भी नहीं थे, घर वाले भी नहीं देखने देते थे। तो अगर बाय चांस किसी का कोई फेवरेट प्लेयर इन लिस्ट में नहीं आया तो आपको नहीं लगता कि आपको काफी सुनने को मिलेगा? मतलब जो मैंने अपने लाइफ टाइम में पिछले 30 सालों में जिनकी गेम देखी है खेलते हुए, जिन्होंने ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस, ऑब्वियसली एक दो प्लेयर्स और हैं जिनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे, पर मुझे यही था कि टाइम कम ना रह जाए, उस हिसाब से थोड़ा सा बस उनको लिमिनेट किया है। अदरवाइज मैंने उन लोगों को ऐड किया है जो रेड बॉल व्हाइट बॉल में जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को पिछले 30 सालों में चलाया। डिड यू फील डिसअपॉइंटेड दैट यू आर नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर दिस टूर? तो ही सेड यस, कहते बट एवरीबॉडी वाज अफ्रेड दैट यू माइट कैन गेट अ हिट आल्सो। तो ही वाज ऑफ दिस ओपिनियन की जितनी जल्दी खाऊंगा उतनी जल्दी सीखूंगा, इफ आई गेट हिट आई लर्न फास्टर। लेग ब्रेक उनका उतना ज्यादा मूव नहीं करता था, तो इसलिए वो एग्जैक्टली मिस्ट्री स्पिनर की कैटेगरी में नहीं आते थे, बट ही वाज द हाई आर्म लेग स्पिनर व्हिच इज नाउ द रोल मॉडल फॉर ऑल द मॉडर्न लेग स्पिनर्स। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू कैरी द वाटर बॉटल्स ही रिफ्यूज्ड, तो ही सेड कि मैं नहीं करूंगा, तो इसलिए उनको एरोगेंट बोल के एटीट्यूड इश्यूज के साथ उनको टीम से निकाल दिया था। तो इंग्लैंड के दोनों पहले मैचेस में उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में उन्होंने स्कोर किया था 100, पर 4.5 साल बाद जाके उन्हें मौका मिला था। एंड समबडी वाज टर्म्ड एज एरोगेंट एंड एवरीबडी सेड दैट ही डजंट हैव अ फ्यूचर इन क्रिकेट, अल्टीमेटली चेंज द इंडियन क्रिकेट फॉरएवर। इंडिया के सेकंड बेस्ट ओपनर आफ्टर Sunil Gavaskar by a long distance, by a country mile I would say. Obviously walks into my playing 11, all time playing 11 of India, और वो do or die मैच था इंडिया का, नॉकआउट टाइप से ही था, एंड वहाँ पे he scored a brilliant 50 not out with MS Dhoni I think scored 48 in that match. वहां से इनका लाइमलाइट आया था। रोहित तो वो बहुत रेयर एक्सेप्शन है जिन्होंने इतने टाइम बाद, इतने मौकों के बाद, मतलब टाइम नहीं बोलेंगे, मौकों के बाद बोलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आते ही मतलब अर्ली मतलब 30s के आसपास आते हैं और उसके बाद 3-4 साल में अपना पीक परफॉर्मेंस करके निकल जाते हैं। ये प्लेयर बहुत कम होते हैं जो आ भी जाते हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम सभी उनको यही बोल रहे होते हैं ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता ये भाई ये कर तो रहा नहीं परफॉर्म, पर मौके तब भी उसी रेपुटेशन पे मिलते रहते हैं, एंड फाइनली वो एक मोमेंट आता है और वो फिर दिखा भी देते हैं कि हाँ वो क्यों कहे जा रहे थे कि वंस इन अ जनरेशन। तो 500 मैचेस में विराट ने ओपन किया था एंड डिड वेल, डिसेंट सीरीज, आई वुड नॉट से ब्रेक थ्रू सीरीज, 30s वाली इनिंग्स, 30s 50s उस तरह वाली इनिंग्स उन्होंने स्कोर की, डिड वेल इन दैट सीरीज, क्योंकि सहवाग भी नहीं थे, सचिन भी नहीं थे, तो स्टिल आई थिंक इंडिया मैनेज्ड टू विन दैट सीरीज 3-2। तो 90 तक आते आते तो वो ऑलमोस्ट ही फेल ऑफ द रडार आल्सो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं देख रहा हूँ लिस्ट में आपने एक 12 प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है। 13 हो गए बिकॉज जहीर और युवराज एक ही दिन पे आ गए। ओके, सो 13 प्लेयर्स हैं एंड उन 13 प्लेयर्स आपने पहले, तो मैं ये जानना चाहूँगा 13 के 13 इंडियन प्लेयर्स हैं और 13 लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं कि उनका डेब्यू मैच कैसा था और डेब्यू क्या सिनेरियोस थे, किन सिनेरियोस में उनका डेब्यू हुआ, हम उनके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो 13 प्लेयर चूज़ करे हैं ये ऑन व्हाट बेसिस चूज़ करे हैं? लोग जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को इम्पैक्ट किया है, पीपल, मतलब जो मैंने अपने लाइफ टाइम में पिछले 30 सालों में जिनकी गेम देखी है खेलते हुए, जिन्होंने ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस मतलब रीच किए हैं। ऑब्वियसली एक दो प्लेयर्स और हैं जिनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे, पर मुझे यही था कि टाइम छोटा कम ना रह जाए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बस उनको लिमिनेट किया है। अदरवाइज मैंने उन लोगों को ऐड किया है जो रेड बॉल व्हाइट बॉल में जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को पिछले 30 सालों में चलाया है, मेजरली इम्पैक्ट किया है किसी ना किसी एस्पेक्ट में। तो वो था कि हाँ लोगों को पता चले कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो अगर बाय चांस किसी का कोई फेवरेट प्लेयर इन लिस्ट में नहीं आया तो आपको नहीं लगता कि आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा? कोशिश की है कि जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है उनको, जैसे मैंने अभी चितेश्वर पुजारा को नहीं इंक्लूड किया, रविंद्र जडेजा, बुमराह हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, शमी हो गए, तो अभी तो बहुत सारे और प्लेयर्स हैं। तो जब आप इम्पैक्ट की बात करते हैं और जब हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये पॉडकास्ट के बारे में बात जो करेंगे वो दीपक सर है, तो पहला नाम जो आता है जो होने वाला है वो है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट तो नहीं है ना देखनी। तो सचिन तेंदुलकर का डेब्यू ऑब्वियसली तब तो हम थे ही नहीं ज़िंदगी में। मैं तो था। हाँ आप थे, तो आप बताओगे थोड़ा सा? अरे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज इंग्लैंड इंडिया बेसिकली 1989 में मार्च के राउंड पहले वेस्ट इंडीज़ गई थी
तो वहाँ पे दिलीप वेंगसरकर उस टाइम पे कैप्टन थे और रवि शास्त्री वाज द वाइस कैप्टन एंड सचिन वाज सपोज्ड टू बी पिक्ड फॉर दैट टूर. तो राज सिंह दुंगापर जो क्रिकेट के बहुत मतलब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर माने गए हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल माने गए हैं, ही वाज लिटिल स्केप्टिकल कि शायद सचिन को अगर उन फास्ट बॉलर्स पे उन विकेट्स पे उतार दिया, उनको एक आधी बॉल लग गई तो कि उनका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए. तो दैट्स अ वेरी फेमस इंटरव्यू ऑल्सो बाय टॉम ऑल्टर, अगर आपको याद हो, एक्टर होते थे, अब तो नहीं आते आजकल. तो उन्होंने किया था, दिलीप वेंगसरकर की इंटरव्यू करने गए थे फॉर दिस टूर एंड देन दे interviewed Sachin also कि did you feel disappointed that you're not been selected for this tour? So he said yes. कहते but everybody was afraid that you might get a hit also. So he was of this opinion कि जितनी जल्दी खाऊंगा उतनी जल्दी सीखूंगा. If I get hit, I'll learn faster. 15 साल, but he was not even 16 by that time because April born है, तो मार्च में तो he was like what 15 something. 15 साल का लड़का अगर इस तरह की मेंटालिटी रखता है तो it clearly shows कि वो he was a humble guy, person who used to speak pretty less but very determined from within. तो obviously बड़ी बात इसलिए है because उससे पहले जो इनके रणजी डेब्यू था और दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी डेब्यू थे, तीनों में उन्होंने 100 स्कोर किया था डेब्यू पे. 14 साल की एज में, 14 समथिंग की एज में. तो मतलब तीनों मतलब जो मेजर ट्रॉफीज हैं उन तीनों के डेब्यू पे इनका 100 था. तो होता क्या है ना क्रिकेट में, क्या है कि आप जो सेंस रखते हो, जैसे कि मैं अयाज नैनन की एक बार एक वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि जब CCI के ग्राउंड पे एक बार से देखने गए थे तो देयर वाज अ मैच, आई थिंक रणजी मैच ही चल रहा था. तो हिज मैच्योरिटी ऑफ द गेम वाज बियॉन्ड ईयर्स. मतलब कि जैसे जो 10-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद प्लेयर्स को सेंस आती है ना कि फील्ड को कैसे मैनिपुलेट करना है, कि अगर सिंगल लिया फील्ड खुल गई, तो अगर फील्ड आगे आ गई तो ओवर द टॉप चले गए. वो सब चीज़ें उनमें उस टाइम पे भी थी. तो 16 साल की एज में अल्टीमेटली वाज पिक्ड फॉर पाकिस्तान टूर और दिलीप वेंगसरकर वाज नॉट द कैप्टन देन. हमने बात भी की थी इसकी, हमारी जो कैप्टनसी वाला पॉडकास्ट था, बिकॉज ही वाज बैंड फ्रॉम कैप्टनसी फॉर सर्टन टाइम एंड देन एक बहुत ही डायनेमिक बंदा कैप्टन बना था, क्रिस श्रीकांत. तो इस टूर के लिए, उस टूर के बाद वो भी कैप्टनसी से हट गए थे. तो फर्स्ट कैप्टन जो सचिन तेंदुलकर जिनके अंडर खेले वो आपके क्रिस श्रीकांत थे. तो कराची में टेस्ट मैच था 15 नवंबर. फर्स्ट डे पाकिस्तान ने बैटिंग की, पाकिस्तान स्कोर्ड वेल, अच्छा 350 के आसपास आई थिंक स्कोर किया था. देन इंडिया बैटिंग करने आई तो इंडिया वाज इन अ डोल्ड्रम्स. आई थिंक 40 समथिंग फॉर 4 हो गए थे व्हेन सचिन केम इन and he played 2 beautiful shots of Waqar Younis. Waqar Younis was also debuting in that match. अच्छा. Waqar Younis भी जब डेब्यू किया था 17 साल के थे और उनका 16 नवंबर को जिस दिन तेंदुलकर को उन्होंने बॉल की उस दिन उनका बर्थडे था, 18th बर्थडे था. तो Waqar Younis was turning 18. अब पाकिस्तान क्रिकेट में एज कितनी सही है क्या नहीं है वो थोड़ा चैलेंज है, बट Waqar was also debuting in that. वनडे उनका डेब्यू ऑलमोस्ट 1 महीना पहले हो चुका था अक्टूबर में, पर टेस्ट में उनका डेब्यू मैच था वो. तो उन्होंने ऑलरेडी उस इनिंग्स में 4 विकेट ली थी, 3rd विकेट वो सचिन तेंदुलकर. तो 2 ब्यूटिफुल शॉट्स एंड देन एक आती हुई अंदर इन स्विंगर एंड ही वाज बोल्ड. सचिन वाज बोल्ड 15 रन्स के लिए. 2 अच्छे शॉट्स थे उनके, मुझे याद है. एक फ्लिक मारा था उन्होंने, एक ऑफ पे मारा था एंड ही वाज लुकिंग डिसेंट. बट देन ऑब्वियसली 15 पे आउट होने के बाद सचिन ने उसे काफ़ी बार अपनी खुद की वर्ड्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ही फेल्ट ब्लैंक, ही फेल्ट आउट ऑफ द प्लेस, ही हैड नेवर फेस्ड दैट काइंड ऑफ अ पेस. बिकॉज इमरान खान व्हेन ही वॉकड इन वाज वेरी ब्रूटल टू हिम. मतलब पूरा उनको स्लेजिंग किया गया, सब किया गया. बिकॉज एक 16 साल का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान टूर में इतने सालों बाद हम जा रहे हैं और वहाँ पे खेल रहा है. और उस टाइम पे थिंग्स वर लिटिल हॉस्टाइल ऑल्सो एंड यू हैड इमरान खान, यू हैड वसीम अकरम, यू हैड लाइक वकार यूनिस. मतलब ऑब्वियसली वाज 18 ईयर ओल्ड, बट पेस तो उनकी माशाल्लाह उस टाइम भी बहुत थी. बैक इंजरी से पहले तो 150 के बॉलर ही थे वो भी. एंड उस टाइम पे इन टोटलिटी ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा था इंडिया के ऊपर. बिल्कुल सही. मतलब दे वर लाइक तो डोमिनेट ही करते थे, बुला के हराते थे. तो वो वाला एरा था. तो इंडिया गॉट बोल्ड आउट. आई थिंक अच्छी खासी इंडिया ने लीड कंसीड की थी. फिर सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एंड गेव इंडिया द टारगेट ऑफ 453. पर इंडिया बैटेड वेल इन द 4th इनिंग्स और 303 पे 3 थे. क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान की विकेट्स कैसी होती हैं. पर रिवर्स स्विंग उस टाइम फिर भी काम करती थी, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता था. अदरवाइज इट वॉज नॉट दैट
easy, not that difficult to bat against pace bowling apart from the reverse swing part. मांजरेकर ने बहुत beautiful 100 स्कोर किया था, नॉट आउट रहे थे 113, और मैंने मांजरेकर का नाम इसलिए लिया बिकॉज रीजन इज कि मांजरेकर इज वन प्लेयर आई फेल्ट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे सचिन यूज्ड टू प्ले. अच्छा. सचिन अगर आप देखा जाए तो मांजरेकर 89 तक भी एक अच्छा खासा नाम बन चुके थे इंडियन क्रिकेट में. ओके. और सचिन के आने के बाद कम्स फ्रॉम द सेम मुंबई स्कूल ऑफ बैटिंग एंड सचिन वाज दैट फ्री फ्लोइंग सोल जो इतना डिफरेंट गेम खेलते थे. तो मांजरेकर मेनी टाइम्स ट्राइड टू इमुलेट हिम और वो हो नहीं पाया. तो 96 में व्हेन ही रिटायर्ड विद लिटिल एवरेज आउटकम्स एंड ऑल, और उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सचिन के लिए ग्रज रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी इंटरव्यूज में भी वो सुना है. इनके 194 वाली इनिंग्स को लेकर उन्होंने अभी युवराज के साथ एक शो किया था, उसमें भी ही वाज ट्राइंग टू इंस्टिगेट युवराज टू टेक समथिंग आउट ऑफ हिम, कि मैं कुछ वो सचिन के बारे में बोलें. और युवराज यू नो इज अ वेरी मैच्योर्ड गाय एंड आफ्टर what all he has gone through, अब तो बहुत मैच्योर हो चुके हैं. तो he didn't get instigated and he was pretty much on spot. उन्होंने कोई ऐसा फॉर्डर नहीं दिया उनको कि जिससे और ज़्यादा controversies and all build करें. But Manjrekar definitely was intimidated by the way Sachin used to play. तो अच्छा रहा था उनका सीरीज. सेकेंड टेस्ट मैच में ही स्कोर्ड 50 एंड फोर्थ में तो पता ही है उसमें जब वका यूनिस की बॉल उनको लगी थी और आके जावेद मेहंदाद ने बोला था कि तेरा तो नाक टूट गया. He used to मतलब थोड़ा तुतलाते थे उसमें. और नवजोत सिद्धू ऑल्सो ऑफर्ड हिम कि वेदर यू वांट टू गो आउट और नॉट. तो सचिन प्लेड ब्यूटिफुली और इंडिया को उन्होंने हारते हुए सिचुएशन से बचाया था. सीरीज ड्रॉ हुई थी, सारे टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए थे. बट उसके बाद श्रीकांत वॉज ड्रॉप्ड एंड ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द कैप्टनसी, और फिर अजहर कैप्टन बने थे. और उसके बाद तो वी ऑल नो कि क्या हुआ है. अजहर काफ़ी देर कैप्टन रहे, फिर अजहर के बाद खुद सचिन भी कैप्टन बने. तो ऑल इन ऑल मतलब एक स्टार्ट अच्छा था, बट ऑब्वियसली उस तौर पे कोई 100 नहीं आई. उससे अगले न्यूजीलैंड तौर पे कोई 100 नहीं आई. बट इंग्लैंड में जाके ही काइंड ऑफ स्टैब्लिश हिमसेल्फ, और ऑस्ट्रेलिया में तो व्हाट ही डिड ही अनाउंस हिमसेल्फ. मतलब वो सिडनी का 100, वो पर्थ का 100, एवरीबडी नोज. तब तो ही बिकेम अ स्टार. फिर तो उन्होंने उसके बाद साउथ अफ्रीका में जाके भी 100 किया. तो उनके 4 इंटरनेशनल 100 पहले सेना कंट्रीज में थे, तब जाके 5वां 100 उनका इंडिया में आया. तो विच वॉज अ रेयर थिंग. इट वॉज अ रेयर थिंग फॉर दैट टाइम. तो मतलब जब सचिन ने डेब्यू करा था तो तब किस चीज़ की ज़्यादा हाइप हुई थी, कि वो यंग है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ की थी, या उनके प्लेइंग स्टाइल के बारे में ज़्यादा थी बात? तब देखो मेन था कि जो उन्होंने उसके बाद वनडे सीरीज हुई थी, उस वनडे सीरीज में एक मैच आई थिंक सियालकोट में था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो वॉश आउट हो गया था. तो इसलिए एक फ्रेंडली मैच खेला था 15-16 ओवरों का. वहाँ पे उन्होंने मतलब 50 रन 18 बॉल में मारे थे सचिन ने. पहले उन्होंने मुश्ताक अहमद को छक्का मारा, तो अब्दुल कादिर जो इतने बड़े लेग स्पिनर थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि बच्चे को क्या मारा, मुझे मार के दिखा. और अगले और उनको 4 छक्के मारे थे उन्होंने. तो अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैंने उनके इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि मैंने अल्लाह की मेहर से अपनी पूरी बेस्ट बॉलिंग की थी, पर उस लड़के ने मुझे जो मार के दिखाया वो उसी का टैलेंट था. तो जस्ट इमेजिन अ 16-year-old गाय टेकिंग ऑन द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. शेन वॉर्न तो तब तक पिक्चर में नहीं आया था, उससे पहले अब्दुल कादिर का ही नाम था. और उनको मतलब पिक करना, उनकी गुगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन, और उसको आगे बढ़ के मारना. और उस टाइम छोटे मोटे ग्राउंड्स तो होते भी नहीं थे, ग्राउंड सारे बड़े होते और 16 साल में तुम्हारी उतनी मसल भी तो नहीं होते उतना. तो तब सचिन सिर्फ प्योर टाइमिंग के बेसिस पे ही स्टार्टिंग से उनकी गेम वही रही है. और वो बैट हैवी यूज करते थे. हाँ, वो ऑब्वियसली विद टाइम और हैवी होता गया, व्हिच इज लाइक वेरी स्ट्रेंज. सो कहीं ना कहीं चलो हम इस पे भी किसी दिन अलग से बात करेंगे कि जो पुराने प्लेयर्स थे उनके बैट और आज के बैट्स में भी हम कंपेयर करेंगे वैसे किसी दिन. हाँ, 2017 के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है. उसके बाद रेगुलेशंस आए हैं, तो आपके थिकनेस ऑफ बैट इन सब पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं. मेरे को लग रहा है ये लोगों को मेजरमेंट वाइज या टेक्निकलिटी वाइज शायद अब नहीं पता लोगों को कि पहले और अब में क्या फ़र्क है. डबल स्लाइस बैट्स बैन हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं. पहले 2 बैट्स के स्लाइसेस को जोड़ के बड़े बैट बनने लग गए थे, बहुत कुछ होने लग गया था. अच्छा. अब डेविड वार्नर के अगर आप उस टाइम के बैट के एज देखोगे तो ऐसे लगेगा एज से भी खेलेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही बात होगी. इतना मोटा एज होता. तो मतलब ऐसी कहानी थी. एज से भी खेलेंगे तो एक ही बात. तभी तो छक्के पड़ते थे एजेस के इतने फ्लाई कर करके, कहाँ तो चले जाती थी बॉल. इस पर भी अब थोड़ा सा मतलब आईसीसी ने बैन किया है, उसकी विड्थ को भी थोड़ा कंट्रोल किया है. सेकंड प्लेयर अनदर लेजेंड अनिल कुंबले. यकीन था कि इनका नाम भी होगा इस लिस्ट में. इनका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें भी. जब वेस्ट इंडीज केम टू इंडिया इन 88
आई थिंक 87-88 के अराउंड. तो उसमें रवि शास्त्री वॉज द कैप्टन, दिलीप वंसेकर वॉज नॉट अवेलेबल फॉर दैट मैच. और रवि शास्त्री ने मद्रास में, जो अब हमारा चेन्नई हो गया, वहाँ पे चेपक में कैप्टन करते हुए वेस्ट इंडीज़ को हराया था. एंड एक यंग लेगी टुक 16 विकेट्स इन दैट मैच, जिनका नाम नरेंद्र हिरवानी है, MP से आते हैं. तो अगेन अ चाइल्ड प्रोडिजी, बहुत कम एज ही थी उनकी भी. ही वॉज अ टीनेजर एट दैट टाइम, बिकेम अ सेंसेशन, नेशन वाइड सेंसेशन. बट देन पोस्ट दैट हिज रिटर्न्स वर प्रिटी बैड. मतलब वो वैसा मैजिक कभी दोबारा कर ही नहीं पाए. नो डाउट दैट वाज अ रैंक टर्नर गिवन टू वेस्ट इंडीज, बट वो बात बन नहीं पाई अभी. तो 90 तक आते आते तो वो ऑलमोस्ट ही फेल ऑफ द रेडार ऑल्सो. तो जैसे शिवरामाकृष्णन के लिए बोला जाता है, या हमारे अब पृथ्वी शॉ के लिए बात होती है. ऐसे बहुत सारे यंग प्रोडिजीज की लिस्ट में एक वो नाम थे कि जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस दिखाया, बट ही डिडंट कम ऑफ. तो कुंबले अगेन वाज अ वेरी यंग प्लेयर. जब वो पिक हुए श्रीलंका के अगेंस्ट खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका थे. 6 कंट्रीज थे शारजा में. ऑब्वियसली उस टाइम पे शारजा में मल्टी नेशन कप होते थे काफ़ी सारे. तो वहाँ पे ही वाज पिक्ड फॉर द गेम अगेंस्ट श्रीलंका, और 25 अप्रैल 1990 को. तो ही वॉज ओनली 19 एट दैट टाइम. अगर हमें पता हो तो उनका 17 अक्टूबर को बर्थडे होता है, तो 72 बॉर्न है, तो ही वॉज 71 बॉर्न है, तो ही वॉज 19 एट दैट टाइम. और 19 काफ़ी यंग होता है. और कंसिडरिंग कि कुंबले ने अपने कॉलेज क्रिकेट में जाके लेग स्पिन करना शुरू किया है. उससे पहले जूनियर क्रिकेट में वो एज अ बैटर या एज अ फास्ट बॉलर खेलते थे. तो ही नेवर यूज्ड टू बी अ लेग स्पिनर. लेग स्पिनर उन्होंने सिर्फ अपने कॉलेज में जाके शुरू करा बॉल करना. और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेग स्पिन के लिए तो आपको एक काफी ज्यादा आपको मसल मेमोरी बनानी पड़ती है. क्योंकि आपका रिस्ट कॉकिंग है, कितना कुछ है. एंड कुंबले पिक्ड दैट स्किल प्रिटी लेट. आई थिंक ही गॉट इंजर्ड और समथिंग, और उनके किसी कोच ने उनको बोला था कि ट्राई दैट. दैट्स अगर आप देखा है तो उनका एटीट्यूड, उनकी मेंटालिटी काफी हद तक फास्ट बॉलर जैसी ही एग्रेसिव थी. तो फर्स्ट मैच ही इंडिया स्कोर्ड 240 समथिंग. आई थिंक अजहर वाज द कैप्टन. ही स्कोर्ड 100, ब्रिलियंट 100. बट इंडिया का थोड़ा कोलैप्स हुआ था, तो वी डिडंट डू दैट वेल. और श्रीलंका वाज अराउंड 200 फॉर 7. और उसके बाद अर्जुन रणतुंगा प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक. उन्होंने 85 मारे थे 77 बॉल्स में, नॉट आउट रहे थे. और नेल बाइटर मैच था, 3 विकेट से श्रीलंका लास्ट ओवर में जीत गई थी. तो कुंबले गॉट 1 विकेट और 40 समथिंग रन उन्होंने दिए थे. तो इट वॉज अ गुड स्टार्ट, और स्टार वॉज बॉर्न. बट ऑब्वियसली उसके बाद वो इंग्लैंड गए टेस्ट खेलने, वहाँ वनडे भी खेले, टेस्ट भी खेले. बट उनका फर्स्ट 5 विकेट हॉल जाके साउथ अफ्रीका सीरीज में आया था. तो उसके बाद व्हाट ही हैज डन ऑन इंडियन पिचेस एंड देन आल्सो इन सेना कंट्रीज, वी ऑल नो. मतलब इतने बड़े लेजेंड बन गए. उन्होंने 600 से ज़्यादा इंडिया के लिए विकेट्स ली. सब मिला के क्लोज टू 1000 विकेट्स है उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में. मतलब ऑब्वियसली बिगेस्ट मैच विनर, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री. तो नोबडी सॉ दैट कमिंग, बिकॉज एक स्पेक्टिकल्स पहनने वाला शाय सा लंबा स्पिनर, जो जनरली इतने लंबे स्पिनर्स वैसे भी नहीं होते हैं, एंड यूज्ड टू जस्ट रन. और स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो उनका रन अप बहुत डिफरेंट था देन व्हाट यू मस्ट हैव सीन इन लेट 90s एंड ऑल. तो ही इवॉल्व्ड एज अ बॉलर अ लॉट, ब्रिलियंटली लर्नड अ लॉट ऑफ ट्रिक्स. गुगली सीखी उन्होंने, टॉप स्पिनर सीखा, बहुत कुछ उन्होंने अपने रेपर्टोयर में धीरे धीरे ऐड किया. डेफिनेटली कभी बहुत बड़े स्पिनर नहीं थे बॉल के. एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि लास्ट 10-12 ईयर्स में रेस्ट स्पिनर्स ने और मिस्ट्री स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को टेक ओवर किया है. और वहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा. और उसमें टॉप स्पिन हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैंने इनफैक्ट इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी अभी कि वाई आदिल रशीद वॉज एबल टू ट्रबल कोहली, बिकॉज टॉप स्पिन के साथ बॉल जो स्पिन कर रही होती है, थोड़ी सी बॉल डिप ज़्यादा करती है. ऑल दीज थिंग्स एट दिस लेवल वॉज एक्चुअली ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय अनिल कुंबले. अच्छा. क्योंकि अगर आपने उससे पहले देखा हो तो शेन वॉर्न और जो स्टुअर्ट मैकगिल या अब्दुल कादर, जितने भी स्पिनर्स थे, वो सारे साइड ऑन करने वाले बॉल थे. साइड ऑन का मतलब क्या कि आपका हाथ साइड से आएगा तो आपको बॉल पे आप ज़्यादा साइड स्पिन इम्पार्ट करोगे, तो बॉल पड़ के ऐसे टर्न होएगी. कुंबले वॉज अ हाई आर्म एक्शन लेग स्पिनर. हाई आर्म एक्शन लेग स्पिनर से क्या होएगा कि आप जनरली सीम पे भी बॉल गिरा सकते हो, तो टॉप स्पिन एंड ऑल के होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अब इस तरह की रोटेशन दोगे तो बैक स्पिन, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं. आज के लेग स्पिनर ज़्यादा हाई आर्म एक्शन वाले हैं. आप आदिल राशिद को देख लो, आप राशिद खान को देख लो, आप बिश्नोई को देख लो, जितने भी हैं वो सब हाई आर्म एक्शन यूज़ करते हैं, जिससे दे आर एबल टू स्पिन द बॉल बोथ वेज. तो अनिल कुंबले वॉज ऑल्सो प्रीटी मच लाइक दैट ऑल्सो. नो डाउट उस टाइम पे इतना मिस्ट्री स्पिनर की बात नहीं होती थी, बट हिज गुगली वॉज डेडली.
काफ़ी अच्छा डेडली था। लेग ब्रेक उनका उतना ज़्यादा मूव नहीं करता था, तो इसलिए वो एग्जैक्टली मिस्ट्री स्पिनर की कैटेगरी में नहीं आते थे, बट ही वॉज द हाई आर्म लेग स्पिनर विच इज़ नाउ द रोल मॉडल फॉर ऑल द मॉडर्न लेग स्पिनर्स वी सी। बिकॉज अब साइड स्पिन हमें नहीं दिखती है उतनी, लूपी बॉल्स तो आप डाल ही नहीं सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप T20 की बात करो, वहाँ तो कुछ लंबे लंबे छक्के पड़ेंगे। तो हाई आर्म एक्शन जो आया है क्रिकेट में, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक रोल मॉडल है, वो इज मेड इट रियली पॉपुलर, देन दैट हैज टू बी अनिल कुंबले। ये इवन ये चेंज जो है ये कुलदीप यादव भी लेके आए हैं पहले से, जो उन्होंने एक्शन में कुलदीप यादव भी थोड़ा साइड स्पिन जनरेट करते हैं, तो वो भी उनकी भी आर्म थोड़ी साइड से आती है। वो जनरली मतलब हाई आर्म एक्शन बहुत ज्यादा करते नहीं है, बीच बीच में अब करना स्टार्ट कर दिया लग गए। बिकॉज अगर आपको मिस्ट्री बिल्ड करनी है गुगली की, तो हाई आर्म एक्शन वालों के लिए इजी होता है, बिकॉज हाई आर्म एक्शन से आपका एक्शन पिक करना और मुश्किल हो जाएगा कि बॉल किस तरफ स्पिन करेगी। क्योंकि जब आप ऐसे ही रिलीज कर रहे हो और इस तरफ दोनों मूव कर रहे हो, वर्सेस आप साइड स्पिन कर रहे हो, साइड स्पिन में ऑब्वियसली अगर आप दूसरा करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें दिख जाएगा, हाथ रिस्ट एक्शन ने बैट्समैन पिक कर लेगा, बट हाई आर्म एक्शन से पिक करना बहुत मुश्किल है। तो हाई आर्म एक्शन का मतलब, बिकॉज IPL ऑल्सो डिड वेल व्हेन ही प्लेड इन 2008 2009 2009 में तो ऑलमोस्ट अपनी टीम को फाइनली जितवा गए थे RCB को, मतलब बड़ा क्लोज फाइनल वो हारे थे। तो और काफी मैच विनिंग स्पेल्स रहे हैं उनके उस 2009 IPL में भी। तो ही वाज एट द फैग एंड ऑफ हिज करियर, कंसिडरिंग कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो पार्ट भी नहीं था इंडियन सेटअप के। तो वेरी अंडररेटेड बॉलर एंड नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट ऑल्सो। एंड टेस्ट मैचेस में तो उन्होंने इंडिया में किसी को जीतने ही नहीं दिया व्हेन ही वाज एट हिज पीक। चलते हैं अब अपने थर्ड प्लेयर सौरव गांगुली। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये भी। सौरव गांगुली के बारे में ना सब जानते हैं कि डेब्यू ना उनका इंग्लैंड में हुआ था 96 में, लॉर्ड्स में जब उन्होंने 100 मारा था। बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट कि उनका ODI डेब्यू हैपेंड ऑलमोस्ट 4.5 years बैक। तो बेंसन हेजेस कप था, जनवरी में हुआ था। तो बेसिकली क्या था कि पहले टेस्ट सीरीज शुरू होती थी, उस टाइम में बीच में CB सीरीज जैसा मैच कहते हैं, उस तरह से बेंसन हेजेस कप, फिर टेस्ट सीरीज का अगले मैचेस हुए और फिर वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। तो इंडिया हैड अ वेरी लॉन्ग टूर, तो ही वाज सिलेक्टेड फॉर दैट टूर। जनवरी 11 को ब्रिस्बेन में ही वाज पिक्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज का पेस बॉलिंग अटैक था कर्टली एम्ब्रोस, मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटिंसन के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, कम लोग जानते होंगे। he has been considered as one of the fastest ever. मतलब कई लोग कहते हैं कि शायद वो शोएब अख्तर से भी थोड़े ज़्यादा तेज थे, बिकॉज एटलीस्ट अजहर हैज सेड दैट कि जितना मैंने अपने को, अजहर ने तो सबको खेला है, उन्होंने अख्तर को भी अपनी पीक पे खेला है, उन्होंने लांस लूजनर को भी अपनी पीक पे खेला है, उन्होंने ब्रेटली को शायद नहीं उतना खेला, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेटली के शायद वो खेले ही नहीं है, बिकॉज पहले वो मैच फिक्सिंग के चक्कर में रिटायर हो गए। और 99 ऑस्ट्रेलिया टूर पे तो अजहर पिक ही नहीं हुए थे, जो ब्रेटली का डेब्यू टूर था। अपार्ट फ्रॉम दैट पैटरसन का उन्होंने कहा है कि एक दो बॉल मुझे ऐसी लगी हैं जहाँ मुझे लगा है कि ही इज़ द फास्टेस्ट आई हैव एवर फेस्ड, एंड अजहर नेवर गॉट ट्रबल्ड बाय पेस। कभी मैंने देखा कि जेन्युइन पेस वो तंग हुए हों, मतलब ही हैज़ बीन दैट फ्री फ्लोइंग बैटर्स इवन ऑन दोज विकेट्स ऑल्सो। वो अपने मूड के हिसाब से थे, और ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स टू हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो उस मैच में पैट्रिक पैटिंसन वॉज ऑल्सो देयर, एंड फोर्थ वॉज एंडरसन थे उनके, एंडरसन कमिंस वॉज देयर ऑलराउंडर्स। मतलब ज़्यादा नहीं उनकी बात होती, बट क्वाइट अ डिसेंट ऑलराउंडर। 75-76 ODIs खेलने, 90 के आसपास विकेट थी उन्होंने, और काफ़ी अच्छा पेस अटैक, ब्रिलियंट पेस अटैक। और ब्रिस्बेन की विकेट जो हमें पता है थोड़ी स्पाइसी विकेट होती है, गाबा तो आफ्टर पर्थ इट्स द सेकंड डेडलीस्ट विकेट फॉर देम। तो वहाँ पे इंडिया वॉज बैटिंग फर्स्ट एंड इंडिया वॉज इन डायर स्ट्रेट्स। आई थिंक 40 समथिंग फॉर 4 पे थे वो, and Tendulkar and Ganguly were batting together, and Ganguly was out LBW to Cummins for 3 runs. Cummins ने उस मैच में 5 विकेट हाल लिया था, and he was the man of the match in that match. And India was shot out for 191, और फिर वेस्ट इंडीज easily chased that total. जबकि फाइनल में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही पहुंची थी उस सीरीज में, तो वेस्ट इंडीज नहीं पहुंची थी, पर इस मैच में इंडिया हार गई थी। और LBW हुए थे। सबसे अच्छी बात है कि तेंदुलकर प्लेड अ ब्रिलियंट 77 इन दिस मैच अगेंस्ट, एंड मुझे अच्छे से याद है, मुझे विजुअल्स याद है, मैंने बहुत साल पहले उसकी हाईलाइट देखी थी कि पैट्रिक पैटिंसन शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, और उस गाबा विकेट पे सचिन इज प्लेइंग हिम ब्रिलियंट पुल शॉट्स, मतलब पुल के चौके पड़ रहे हैं उस पेस पे, मतलब कि आराम से वो 155-160 वाले बॉलर थे, मतलब फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो काफ़ी लोग बोलते हैं इसे। अनफॉर्चुनेटली उनको मेंटल इश्यूज आ गए थे, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट क्रिकेट वेरी अर्ली। वो 1-2 सीरीज़ के बाद ही गायब हो गए थे, और अभी रिसेंटली उनको डिस्कवर किया किसी जर्नलिस्ट ने, तो ही वाज लिविंग इन सम हाउस इन कंप्लीट ऑब्लिवियस कंडीशंस, किसी को पहचानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट डिप्रेशन एंड ऑल की प्रॉब्लम्स हो गए थे पैट्रिक पैटिंसन को, तो इसलिए अच्छा। इसलिए वर्ल्ड उनको बात ज़्यादा जानता नहीं है. बट उस टाइम पे वेस्ट इंडीज पेस अटैक में भी ही वाज द फास्टेस्ट, इनफैक्ट फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो लोग ज़्यादा पर्थ की इनिंग की बात करते हैं सचिन की, पर इस इनिंग की बात नहीं करते हैं, जबकि ये पर्थ की इनिंग से 1 महीना पहले आई थी. पर्थ की इनिंग फरवरी में आई थी, जनवरी में आई थी, और ये भी वैसी डेडली विकेट थी एंड अगेंस्ट अ मच क्विकर पेस अटैक of Marshall, of Hurtley Ambrose, of Patrick Pattinson, ये वो. तो Ganguly had a very big challenge at that time. Didn't do well. But next match, when he was asked to carry the water bottles, he refused. तो he said कि मैं नहीं करूँगा. तो इसलिए उनको arrogant बोल के attitude issues के साथ उनको टीम से निकाल दिया था. तो he comes from a very rich family. In fact, one of the richest families in Kolkata. उनके फादर का प्रेस था. उनके ब्रदर जो हैं स्नेह आशीष, वो खुद बंगाल के लिए रणजी खेल चुके हैं. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. गांगुली खुद राइट हैंडर हैं. अच्छा. उनके ब्रदर लेफ्टी थे. वो अपने ब्रदर का गियर यूज कर सकें, इसलिए उन्होंने लेफ्ट से खेलना शुरू किया था, ताकि मैं उनका पैड, उनका ग्लव, वो सब डाल सके. तो ही इज नॉट अ नेचुरल लेफ्टी. तभी तो आपने देखा बॉलिंग किससे करते हैं. थ्रोइंग आर्म उनका राइट है, बॉल भी राइट से करते हैं. बैटिंग लेफ्टी. पर बेसिकली ही इज अ राइट हैंडर, ही इज नॉट अ लेफ्ट हैंडर. वो तो इवन लारा के साथ भी तो ऐसा ही है ना. लारा इज ऑल्सो नेचुरल राइट हैंडर. तेंदुलकर इज अ नेचुरल लेफ्ट हैंडर. तो क्रिकेट में वैसे भी देखा जाए तो आपका जो टॉप हैंड है लेफ्टी के लिए भी, वो तो राइट ही है ना, जिसमें पावर चाहिए. तो लेफ्ट में तो मैनूवर ही करना है. लारा का भी तो यही रीजन था व्हाई ही प्रेफर्ड लेफ्ट बैटिंग इवन दो ही वाज अ राइटी. तभी तो उनका ऑफसाइड प्ले भी तो देखो ना कितना अमेजिंग था. तो इसीलिए गांगुली का भी ऑफ साइड ज़्यादा अच्छा था. बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज एबल टू ब्रिंग इन हिज बॉटम हैंड, एंड टॉप हैंड तो स्ट्रॉन्ग था ही क्योंकि उनका नेचुरल हैंड था वो. तो ही पिक्ड अप बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, ताकि क्योंकि उनको क्रिकेट में उनकी फैमिली नहीं चाहती थी ज़्यादा खेलना. प्लस उनकी मदर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट टू मच. उनको था इतना बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, स्पोर्ट्स करके क्या करना है, एजुकेशन पे फोकस करो, ये करो. एंड कम्स फ्रॉम सच अ रिच, अभी तो उनका नाम महाराज पहले से उनका निकनेम था, तो उनको महाराज बुलाते थे एंड ऑल. तो अच्छा. हाँ, उसके बाद ही वेंट बैक टू रणजी, ही प्लेड ब्रिलियंटली, इनसेन सीजन्स आए उनके, बट तब भी ही वॉज नॉट द फर्स्ट पिक. 96 में जब वो पिक हुए थे तो वो फर्स्ट टेस्ट मैच में तो खिलाए भी नहीं गए थे. वनडे खेले थे क्या था उससे पहले, बट टेस्ट मैच में एक वनडे खेले थे सीरीज में. टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच ही वॉज नॉट पिक्ड. नॉटिंघम में था, इंडिया हारा था. देन सिद्धू की लड़ाई हो गई थी अजहर के साथ. सिद्धू टूर छोड़ के बीच में चले गए थे. तो ही वॉज लाइक कि कैप्टन इज नॉट ट्रीटिंग मी वेल, तो वो टॉर से ही चले गए थे बीच में फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद. दैट इज वाई गांगुली गॉट द नॉट इन द सेकंड टेस्ट मैच इन लॉर्ड्स, जहाँ पे फिर उन्होंने ब्रिलियंट 136 स्कोर किया था. 131 136 को स्कोर किया था, और उससे अगले मैच में भी 100 किया था. तो इंग्लैंड के दोनों पहले मैचेस में उन्होंने, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में उन्होंने स्कोर किया था 100, पर 4.5 साल बाद जाके उन्हें मौका मिला था. एंड समबडी वाज टर्म्ड एज एरोगेंट एंड एवरीबडी सेड दैट ही डजंट हैव अ फ्यूचर इन क्रिकेट, अल्टीमेटली चेंज द इंडियन क्रिकेट फॉर एवर. तो काफ़ी बड़ा लेसन है कि आप अपनी जल्दी हिम्मत ना हारें. दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है आपके लिए पड़ा. तो बड़ी इंटरेस्टिंग लेयर्ड स्टोरी है इनकी भी. मतलब कंसिडरिंग आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की पीक फास्ट बॉलिंग, देखो मैल्कम मार्शन वॉज अबाउट टू रिटायर. वर्ल्ड कप 92 के बाद तो रिटायर ही हो गए थे. मार्च वॉज द लास्ट पार्ट. टेस्ट मैच से तो ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके थे. तो मैल्कम मार्शल डेफिनेटली अपनी उस टाइम पीक ऑफ द बॉलिंग पे नहीं थे. बट एम्ब्रोज, पैटिंसन, ये सब तो मतलब, और इतना बड़ा बॉलर पीक पे भी ना हो तो दे हैव 1 or 2 न्यू ट्रिक्स अंडर देयर स्लीव्स ऑल द टाइम. तो ऐसे अटैक के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, आपकी टीम ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी है. तो एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट आपके साथ जो अंडर 15 से खेलता हुआ लड़का आ रहा है, वो इतने प्यार से चौके छक्के मार रहे हैं. तो इट मस्ट बी क्वाइट एन इंटिमिडेटिंग साइड. एंड देन यू हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द साइड एंड टर्म्ड एज एरोगेंट, सेंड बैक. बड़े सारे इश्यूज हुए थे उनके साथ. बहुत मीडिया स्क्रूटनी भी हुई थी 96 में व्हेन ही वाज पिक्ड अगेन. बहुत कुछ हुआ था, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्हीं के साथ ही टेस्ट में डेब्यू करने वाले प्लेयर राहुल द्रविड़. यस, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. राहुल द्रविड़ हैड स्कोर्ड ट्रक लोड्स ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक, बट उनको डोमेस्टिक साइड में ब्रेक इन करने के लिए काफ़ी टाइम लगा था. बिकॉज ही कम्स फ्रॉम, ही वाज बोर्न इन इंदौर, कम्स फ्रॉम आई थिंक अ महाराष्ट्रन फैमिली, एंड देन बिकॉज ऑफ हिज फादर सेटल डाउन इन कर्नाटक. तो ऑब्वियसली इफ यू आर प्लेइंग फ्रॉम दैट स्टेट, तो आपको कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज वो आनी चाहिए. तो उनको कन्नड़ा काफ़ी टाइम तक नहीं आती थी, तो ही टुक लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दैट लैंग्वेज ऑल्सो. तो दैट्स वाई ही कुडंट ब्रेक इनटू द नेशनल, इनटू द रणजी टीम बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. बिकॉज ऑब्वियसली आपने कम्युनिकेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानी का उनका करियर एटलीस्ट 2-3 साल से डिले हुआ. एंड देन व्हेन ही एंटर्ड इंडियन टीम
सिंगरकाय कप था 96 का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कप था क्योंकि उस कप से पहले जस्ट पहले इंडिया वर्ल्ड कप में श्रीलंका से बुरी तरह ईडन गार्डन्स में हार के आई थी 120 for 8, जिसमें बोतलें जली थी, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ था। तो उसके बाद ये कप था। एंड इस सीरीज के पहले मैच में जयसूर्या ने 48 बॉल्स में 100 मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, फास्टेस्ट 100 ऑफ दैट एरा। पागलों है, छोटा सा ग्राउंड था सिंगापुर का और सिंगापुर में था ये मैच और पागलों की तरह मारा था। और इस मैच में द्रविड़ केम इन एट 2 डाउन और वो डाउन द लेग साइड कालुविथाना ने कैच किया था मुरलीधरन की बॉल पे, मतलब मिडिल स्टंप पे पड़ के स्पिन होके बॉल वाइड जा रही थी एंड प्लेड एंड मतलब वो ग्लांस करने गए और वो पीछे कैच हो गए और इंडिया वाज डिसमैंटल्ड फॉर 199। सिद्धू ने बड़ा अच्छा 94 मारा था। एंड उस पीक श्रीलंका जो जस्ट वर्ल्ड कप जीत के आई थी उसके अगेंस्ट तो 200 मतलब मजाक ही था उस एरा में। बट देन श्रीनाथ रैन थ्रू देयर टॉप ऑर्डर। और अगर आपको याद हो तो ईडन गार्डन में भी श्रीनाथ ने पहले ओवर में दोनों को आउट किया था, जयसूर्या और कालुविथाना को। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पेल में दोनों को आउट कर दिया। जयसूर्या वो 7-8 पे चले गए थे, कालुविथाना 2-3 पे गए थे। इनफैक्ट जयसूर्या ने उस एरा में, मुझे याद है स्पोर्ट्स सागर के मैगजीन आती होती थी, उसमें उन्होंने बोला तक भी था कि मुझे दुनिया में सिर्फ 2 ही बॉलर तंग करते हैं, वसीम अकरम और श्रीनाथ। एंड वेरी फ्यू पीपल नो दैट श्रीनाथ वाज 150+ बॉलर इन दैट एरा। तो 30 समथिंग पर 3 उड़ गए थे श्रीलंका। Then some partnership and ultimately they collapsed and India won that match by 12 runs. सीरीज में इंडिया ने कुछ खास नहीं किया था। फाइनल्स में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था और उसमें पाकिस्तान जीत गई थी फाइनल। उसमें भी जयसूर्या ने 27 बॉल में 70 समथिंग रन मारे थे 17 बॉल में 50 मारी थी, फास्टेस्ट एवर ओडीआई में जो 50 थी उस टाइम पे। पर समहाउ बैटिंग कोलैप्स के कारण श्रीलंका हार गया था वो मैच। तो जयसूर्या के आउट होती ही मैच कोलैप्स हो गया था उनका, पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई थी। बड़ा अजीब सी सीरीज थी वो। We saw some insane batting brilliance also and we saw a lot of collapses also. Sachin also scored 100 against Pakistan in that series. पहला उनका 100 था पाकिस्तान के अगेंस्ट। 110 बॉलों में 100 मारे थे उन्होंने। तो बहुत अजीब सी इंडियन टीम थी। बाद में पता चला कि उसने मैच फिक्सिंग बहुत कुछ चल रहा था कहानी। तो अजहर की कैप्टनसी में ही मेड हिज डेब्यू एंड 3 रन मारे थे उन्होंने 4 बॉल में। और ओडीआई में तो उनको टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब राहुल द्रविड्स कमिंग ऑफ एज हैपेंड इन ओडीआई इन न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सीरीज इन 99 के बिगनिंग में आई थी वो। 98 के एंड में, 99 के बिगनिंग में। वहाँ से फिर राहुल द्रविड़ बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ ओडीआई साइड। उससे पहले तो 97 में ही स्कोर्ड 100 इंडिपेंडेंस कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट वो ऑन एंड ऑफ टीम से ड्रॉप होते थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइक रेट इशूज। बट वो 98 एंड पे या 99 स्टार्टिंग में जो न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने कम बैक किया, टेस्ट मैच में पहले 100 किया, फिर वनडे में 100 किया, उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। वर्ल्ड कप 99 के तो वो टॉप स्कोरर ही थे और उसके बाद तो वी ऑल नो कि ही बिकेम अ मिस्टर डिपेंडेबल। तो स्टार्टिंग वाज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम। मतलब अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हमने क्रिकेट देखने स्टार्ट करी 2003 में, 2 में और 3 में देखनी स्टार्ट करी थी, तो तब भी एक ये बात चलती होती थी कि राहुल द्रविड़ जब आ जाते थे, बिकॉज जनरली हम देखते थे कि वनडेज में सचिन आउट हो जाते थे या सहवाग आउट हो जाते थे, तो वो यूज्ड टू सी कि राहुल द्रविड़ आ रहे हैं एंड वी वर लाइक कि यार चलो यार अब तो बंद कर देते हैं, नहीं भी देखते, क्योंकि उस वक्त तो वैसे भी टीवी इतना तो आप देखते भी नहीं थे, घर वाले भी नहीं देखने देते थे। तो घर वालों को भी होता था चलो जब तक सचिन सहवाग कर रहे हो तब तक देख लो, एंटरटेनमेंट तो तब तक ही है। उसके बाद एवरीवन न्यू कि भाई इसके बाद तो ये रो के ही 200-250 के बीच में लेके जाएंगे। द्रविड़ प्लेड मेनी क्रिटिकल इनिंग्स। उसके बाद ओडीआई के तो इवॉल्व बैटर थे यार, उन्होंने मिडिल ओवर्स को तो बहुत ब्रिलियंटली ग्लू किया है और उस मिडिल ओवर्स में बॉलर्स अच्छे होते थे और विकेट्स भी डिफिकल्ट होती थी और बॉल भी पुरानी हो जाती थी। तो उस एरा में ही डिड द डर्टी जॉब, नॉट द लेस ग्लैमरस जॉब ऑब्वियसली। और उन्होंने हर बार आके कोलैप्सेस से इंडियन टीम को बचाया है, बड़े अजीब से सिनारियो से बाहर निकाला है। तो ही वाज लाइक व्हाट धोनी डिड आई थिंक इन द लेटर पार्ट, जो वो फिनिशर वाला रोल एंड ऑल, उस टाइम के तो वही हमारे फिनिशर थे, वही हमारे मतलब आई थिंक मिडिल ओवर के बाइंडर थे जो टीम को जोड़ के रखते थे एंड ऑल। तो एंड प्लस ही टुक अप दैट विकेट कीपिंग चैलेंज आल्सो बिफोर धोनी केम इनटू द सीन। तो करा तो उन्होंने काफी है एज अ टीम, मतलब टेस्ट में तो डेफिनेटली। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो राहुल द्रविड़ की स्ट्राइक रेट वैसे कम थी, क्योंकि हमने उनको आईपीएल में भी खेलते हुए देखा, आईपीएल में वो तेज भी खेलने लगे, वो भी खास करके अपने फैग एंड ऑफ द करियर में। 2003 में मुझे याद है ही स्कोर्ड लाइक 21-22 बॉल 50 स्कोर किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो वो तो बाद में तो ही हैड इवॉल्व्ड। और जब इंडिया
पाकिस्तान गई है 2004 सीरीज में, देन ही प्लेड ब्रिलियंटली। फर्स्ट मैच में उनका 99 आया था, फिर उन्होंने लास्ट मैचेस में फोर्थ मैच जितवाया था फॉर अ होपलेस सिचुएशन। तो बाय दैट टाइम तो फिर तो बहुत बड़े वनडे प्लेयर वो बन ही गए थे, नो डाउट। उसके बाद तो ही वॉज द गो टू मैन इन क्राइसिस सिचुएशंस। देखो रीजन क्या था, ही वॉज अ क्लासिकल मोल्ड बैटर, वेरी क्लासिकल मोल्ड बैटर, सिमिलर टू व्हाट वी सी इन पुजारा नाउ। और एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट का बॉलिंग क्वालिटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू सी एट डोमेस्टिक। तो वो जंप लेना इतना आसान किसी भी प्लेयर के लिए नहीं था। एंड द टाइम ही केम इन into the team, we had some very very tough tours. मतलब 96 में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये सिंगरकाय कप के बाद जो इंग्लैंड टॉर था, इट वाज अ वेरी टफ टॉर। मतलब ऑब्वियसली इंग्लैंड टॉर वाज और मतलब एंड स्टिल इज अ वेरी टफ टॉर। उसके बाद फिर हम शारजा सहारा कप खेलने गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट पीक पाकिस्तान ऑफ 96 विद ऑल दैट रिवर्स स्विंग, सकलेन मुश्ताक अहमद, विद ऑल दोज प्लेयर्स। एंड देन साउथ अफ्रीका केम टू इंडिया विद द पेस बैटरी, एंड देन वी वेंट टू साउथ अफ्रीका, और उन विकेट्स पे तो हमें पता ही क्या हाल होता। तो देन वी वेंट टू वेस्ट इंडीज अगेंस्ट कर्टली एम्ब्रोज, कर्टनी वॉल्श, इयन बिशप, उस तरह की बॉलिंग अटैक। तो ही हैड सम वेरी टफ असाइनमेंट्स टू बिगिन विद, एंड दे वर नॉट ईजी बाय एनी सच ऑफ इमेजिनेशन। इट्स लाइक वो पीक एरा में आप कर्टनी एम्ब्रोज, एलन डॉलन, वसीम अकरम, उस तरह के बॉलर्स को खेल रहे हो, और मतलब बहुत बड़ी बात थी वो, बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट्स, एंड डिड रियली वेल कंसिडरिंग ही वॉज our second best batter, if not the best batter in West Indies in 97, along with Tendulkar. South Africa में scored a brilliant 100. England में scored a near 100, 95 उन्होंने लॉर्ड्स में मारा अपनी पहली इनिंग्स में। तो फिर अब कंसिडरिंग आज के यंगस्टर्स, आप देखो कि अगर हम करंट एरा से कंपेयर करें तो इतनी जल्दी जाके सेना कंट्रीज में कौन परफॉर्म कर पाया है। एग्जैक्टली। तो क्लोजेस्ट दैट कम्स टू माई मेमोरी इज कि वो रहाने ही होंगे जिन्होंने अपने अच्छा सेना लेग निकाला था अपने डेब्यू लेग में, या टू एन एक्सटेंट मुरली वजह ने, अदरवाइज तो कहाँ हो पाता ज़्यादा। नंबर 5th प्लेयर, अनदर मिस्टर डिपेंडेबल, और बोलेंगे मिस्टर सेवियर। और उन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट मैच में दिखा दिया था वो, PVS लक्ष्मण, द आर्टिस्ट ऑफ बैटिंग। 20 नवंबर 1996 अहमदाबाद टेस्ट, और ये अब वाला अहमदाबाद नहीं था, मोटेरा जो ग्राउंड था पुराना। अब तो ये ऑब्वियसली सारा रिवैम्प हुआ है, सब हुआ है, अब तो ये नरेंद्र मोदी तो स्टेडियम है। अब तो अब ये वो पुराना स्टेडियम था। तो अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जो दोनों एंड्स हैं, दोनों एंड्स के नाम क्या पता आपको? एक अंबानी एंड है और एक अडानी एंड है। अदानी एंड तो मैंने सुना, मुझे अंबानी एंड का नहीं पता। दूसरा मोस्ट ओनली अंबानी एंड ही है। अच्छा, मुझे नहीं आता था, मुझे मतलब बता देना, करेक्ट करना, मेरे हिसाब से तो यही है। मुझे नहीं आइडिया था इसका। अदानी एंड तो मैंने सुना है बहुत बार, अभी मैच में भी सुना था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया जब आए उससे पहले हम टाइटन्स कप खेले थे, बहुत अच्छा करे था उसमें हमने। टाइटन्स कप जीत गए थे साउथ अफ्रीका से, और तेंदुलकर की कैप्टनसी में जीते थे। तेंदुलकर हैड अ गुड स्टार्ट टू हिज कैप्टनसी। BGT हुई थी उससे पहले, एक ही टेस्ट मैच हुआ था दिल्ली में, वो भी हम जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया से, एंड टाइटन्स कप जीते थे। और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज थी। फर्स्ट टेस्ट मैच अहमदाबाद, एलन डोनाल्ड, सिमकॉक्स, अमेजिंग बॉलिंग अटैक था उनका, और पीक साउथ अफ्रीका। फर्स्ट इनिंग्स वी स्कोर्ड प्रिटी मॉडेस्टली, साउथ अफ्रीका को मैंने जल्दी उड़ा दिया था, 20-25 रन की उनके पास लीड थी। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया 124 for 7 पे था, और उस टाइम पे अनिल कुंबले के साथ मिल के लक्ष्मण ने मैच सेविंग 50 रन की पार्टनरशिप की थी, एंड मैनेज टू स्कोर 190, 169 का टारगेट मिला था साउथ अफ्रीका को। और देन आर कर्नाटक एक्सप्रेस जस्ट रैन थ्रू देम। मतलब मुझे अच्छे से याद, मैंने मैच का 4th इनिंग्स देखी नहीं थी, क्योंकि केबल टीवी एंड ऑल मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम लगवाया नहीं था, कुछ तो था चक्कर। मैंने न्यूज़ में देखा था, मुझे याद है, मतलब वो न्यूज़ में मेरे को याद है फर्स्ट ओवर में उन्होंने हडसन और कलिनन दोनों को डक में निकाला था श्रीनाथ ने, पहले ओवर ऑफ द मैच में, ऑफ द इनिंग्स में, एंड ही रैन थ्रू द साइड, ब्यूटिफुल कन्वेंशनल सीम, रिवर्स स्विंग। मतलब आई थिंक 21 रन पे 6 विकेट्स निकाले थे मतलब उसमें श्रीनाथ ने, और 105 रन पे पीक साउथ अफ्रीका ऑफ 96 ऑल आउट हो गई थी, और 64 रन से टेस्ट मैच हार गए थे। फिर सेकंड टेस्ट मैच जीते हुए, थर्ड टेस्ट मैच इंडिया जीती, तो 2-1 से इंडिया साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती थी। और लक्ष्मण स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 50 इन दैट टेस्ट मैच, जबकि उनका स्टार्टिंग करियर वाज नॉट गुड। पहले 15-16 टेस्ट मैच के बाद ठंडे से आए थे, बिफोर ही स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट 100 इन सिडनी। तो उससे पहले हॉट एंड कोल्ड ही कहानी थी।
थोड़ा सा पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा किया था, ही वाज पुश्ड एज एन ओपनर अच्छा वर्सेस पाकिस्तान, जब पाकिस्तान इंडिया में आई थी 98-99 में, ही डिड वेल, डिसेंटली वेल, बट जो ब्रेक थ्रू तो इनका ऑब्वियसली वो सिडनी 100 के बाद ही आया था। वनडे में 98 में ही मेड अ डेब्यू, जो 2 साल के बाद, क्योंकि वनडे के तो उतने बड़े प्लेयर कभी वो रहे भी नहीं है, बात भी नहीं हुई है। रीजन क्या है कि वो वनडे में उतना नहीं बढ़िया तो फिटनेस वाज अ इशू, ही हैड नी इश्यूज, तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट वाज ऑलवेज अ चैलेंज, तो उसके कारण ऑब्वियसली आप थोड़े फंस जाते हैं, बिकॉज जिस एरा में वो आए, वनडे क्रिकेट इवॉल्व वेरी क्विकली, तो पीपल हु वर नॉट गुड विद द रनिंग बिटवीन द विकेट्स स्ट्रगल्ड एट दैट इन दैट एरा, बिकॉज आप ओपनर तो हो नहीं हो, आप 1 डाउन 2 डाउन आ रहे हो, तो उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट पावर प्ले के बाद आप मिडिल ओवर्स में खेल रहे हो, एंड इफ यू नॉट एबल टू स्कोर क्विक सिंगल्स एंड ऑल, तो वो बात रहेगी नहीं। और somehow because सहवाग, गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड, युवराज, they were like the core of the Indian batting, and then धोनी also joined in, वो कभी स्पेस भी नहीं मिल पाई लक्ष्मण को उस टीम का उतना इजीली पार्ट होने का, तो he was a little hard done also, but obviously a brilliant batter। जब उनकी कितनी सारी वनडे 100s मुझे बहुत अच्छे से याद है, अच्छा बहुत अच्छी, मतलब तेंदुलकर से उन्होंने बड़ी प्यारी पार्टनरशिप की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। देन वीबी सीरीज इन 2003-2004 ही स्कोर 2 ब्रिलियंट 100। देन पाकिस्तान में ही 5th ODI में ही स्कोर 1 ब्रिलियंट 100। काफ़ी अच्छी नॉक्स रही हैं उनकी। विवेक लक्ष्मण की वैसे मतलब जो मेजर बैटिंग में प्रॉब्लम क्या थी सबसे ज़्यादा? पैर नहीं चलते थे, वही पेस, जेन्युइन पेस नहीं, जेन्युइन पेस के अगेंस्ट भी ही वाज गुड, ऑब्वियसली उन्होंने ब्रेटली को भी मारा, उन्होंने अख्तर को भी अच्छा खेला है, बट पैर नहीं चलते थे। तो इंग्लैंड में उनकी एवरेज 20 की ही थी, तो जहाँ बॉल स्विंग करती थी या लेट स्विंग होती थी वहाँ वो थोड़ा फंस जाते थे। तो खड़े खड़े खेलते थे। हम हाथ थे उनके ब्यूटीफुल हैंड्स। स्पिनर के अगेंस्ट उनका फुटवर्क भी बहुत अमेजिंग है, पेस के अगेंस्ट जनरली उनके हाथ ज़्यादा चलते थे, मतलब फुट थोड़े प्लांटेड रहते थे, उतना फुट मूवमेंट नहीं, एग्जैजरेटेड फुट मूवमेंट नहीं था। तो इंग्लैंड में तो ही डेफिनेटली स्ट्रगल्ड, सहवाग से भी कम क्लोज कॉम्पिटिटर आई वुड से। तो डिफरेंट था दोनों का प्लेइंग स्टाइल, ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट, मतलब ही वाज वे मोर रिस्टी, बट उस हिसाब से बट पर दिखने में बहुत अच्छे लगते थे खेलते हुए। ऑब्वियसली यार, मतलब वो आर्ट है यार उनमें, इतनी पेस पे भी उसी बॉल को वो ऑफ और लेग दोनों पे खेल सकते थे, एंड हिज एबिलिटी टू फाइंड गैप्स वाज ब्रिलियंटली ब्रिलियंट। मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण वाज वन गाय वाज प्रीटी कंटेंट विद इन हिमसेल्फ, अभी भी काफ़ी हद तक वैसे ही हैं। तो बिकॉज उनको अभी तो इंडिया कोच रोल भी ऑफर हुआ था एंड डिडंट टेक अप द चैलेंज, तो मुझे लगता है वो हंगर शायद में भी उनमें थोड़ी रिलेटिवली कम थी, अदरवाइज ही कुड हैव अनलॉक्ड a lot of other things also, because talent तो next level, तो उन्होंने कितने मैचेस में होपलेस सिचुएशन से इंडिया को बचाया है, और वो उसके लिए तो एक एक्सेप्शनल टैलेंट चाहिए, और उसके लिए तो आप एक पूरी पॉडकास्ट आराम से सुबह कर सकते हो उनकी उन इनिंग्स के ऊपर ही सिर्फ। जैसे यही इनिंग्स है मोटेरा में, मैंने बताया कि 124 for 7 से ही वॉज एबल टू बेल आउट इंडिया, और वही 124 for 7 का मतलब मेरा 100 की लीड थी मुश्किल से, 100 की लीड के साथ आप चौथे दिन टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो वहाँ से डिसेंटली रिस्पेक्टेबल टोटल ऑन अ वेयरिंग विकेट बनाया, जिससे फिर श्रीनाथ वाला काम करके गए थे उस मैच में, मतलब ही वाज ब्रिलियंट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स, मतलब मैंने हाईलाइट्स में देखा था बाद में, ली थी उन्होंने 21 रन देके। बहुत कम बात होती श्रीनाथ की ना, बिकॉज इस एरा में सम ऑफ द ब्रिलियंट स्पेल्स ही इज बोल्ड, उन्होंने काफ़ी बार रन थ्रू करा है बॉलिंग, जबकि उनको इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता था, पर ज़्यादा बात नहीं होती है। मतलब एक और बहुत ब्रिलियंट उनका ऐसा स्पेल था, 8 विकेट ली थी उन्होंने एक ही इनिंग्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट, शोएब अख्तर वाला टेस्ट मैच, इसमें शोएब अख्तर ने बोल्ड किया था सचिन और द्रविड़ को, उसमें सेकंड इनिंग्स में श्रीनाथ टुक 8 विकेट्स एंड रैन थ्रू। और फर्स्ट इनिंग्स याद है उसमें क्या हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने स्कूल के बाहर से निकला और भी मतलब जो वहाँ रिक्शा एंड ऑटो जो खड़े थे, तो जो मेरे ऑटो वाले भैया थे उस टाइम पे, तो मैं साइकिल पे जाता था, तो पहले दिन पे जाता था, उनसे बात ही कि कैसा चल रहा है मैच, कहते आज तो पाकिस्तान की बैंड बजा दी, 26 पे 6 हो गए थे पाकिस्तान के। ओ भाई, तो उस मैच में पाकिस्तान 26 पे 6 से रिकवर किया था। 26 पे 6 में ऑब्वियसली श्रीनाथ वाज एंड अलॉन्ग विद प्रसाद वाज द मेन आई थिंक जो टर्मिनेटर्स थे, उन्होंने काफ़ी बैंड बजाई थी। और सेकेंड इनिंग्स में टुक 8 विकेट्स, उसने सईद अनवर प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, उन्होंने काफ़ी अच्छा डैडी 100 किया था, और जब वो 2 रन पे थे तो उनका एज लग के आया था, जिसमें कैच लक्ष्मण के पास जा रहा था, बट अजहर डाइव्ड इन और अजहर ने वो कैच ड्रॉप कर दिया था। और अगले दिन अजहर ने लिखा था कि इट वॉज समबडी एल्स's कैच बट आई हैड टू गो, बिकॉज मुझे लगा कि वो खुद कैच के लिए जा नहीं रहा। इट वॉज अ वेरी रूड एंड वेरी बैड स्टेटमेंट फ्रॉम अ कैप्टन फॉर अ यंग प्लेयर, एंड दैट टू दे बोथ कम फ्रॉम हैदराबाद, वी ऑल नो दैट। तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट हुआ था। एंड सईद अनवर स्कोर्ड अ डैडी 100, इंडिया
जीतता हुआ मैच हारा था और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी उस मैच में, तो ऑब्वियसली स्टेडियम खाली कराना पड़ गया था एंड ऑल एवरीथिंग। तेंदुलकर वाज गिवन रन आउट इन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस। तो काफ़ी लेयर्ड टेस्ट मैच, वो अपने आप में वो टेस्ट मैच पॉडकास्ट डिजर्व करता है, इतना ब्रिलियंट टेस्ट मैच था वो। तो उसमें श्रीनाथ टुक 8 विकेट्स एंड नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट प्लस थी आई थिंक, जितना मुझे याद है। तो इंडियन कंडीशंस में एक फास्ट बॉलर 10 विकेट से ज़्यादा ले रहे हैं टेस्ट मैच में, कब होता है ऐसा? ऑब्वियसली, और वो भी पीक पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तब भी बात नहीं। और 26 पे 6 थी पाकिस्तान, सोचो। मेरे को ना मतलब आपने जब ये लिस्ट बनाई है 13 लोगों की, इनमें ऑलमोस्ट लोगों के या तो 90 या 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 13 में से 9 प्लेयर्स ने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं और बाकी जो 4 भी हैं वो 90s में ही हैं। हाँ, सिर्फ एक रोहित शर्मा और युवराज हैं जो नहीं उस लेवल तक पहुंच पाए टेस्ट में, बट ऑब्वियसली दे आर वाइट बॉल में उतने बड़े लेजेंड हैं। पर आपने एक मिस कर दिया, एक और 99 टेस्ट मैच खेलने वाला अजहर में वही कह रहा हूँ, मेरे एरा वाले नहीं हुए ना वो तो 83 में डेब्यू होगा था ना उनका। तो अजहर ने पता ना पहले 3 टेस्ट मैचेस में 300 मारी थी, वो रिकॉर्ड रहा काफ़ी देर रहा है। तो इसलिए और थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर भी था इसलिए। और मेरा याद है कि मेरा एक फ्रेंड होता था स्कूल में, भट्टी करके, वेरी जेन्युइनली क्विक फास्ट बॉलर। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने उसकी बॉल ओपन करते हुए खेली हुई है, मतलब सीधा बीमर ही मारता था, तेरे को हाथ से छूटती थी। तो उसका अजहर फेवरेट था और मेरा सचिन। तो हम जब वो अजहर का वो डिक्लाइन वाला फेज आया, मैच फिक्सिंग एंड ऑल, तो बेचारे की जो हम ट्रोलिंग करते थे क्लास में, उसने स्कूल ही चेंज कर लिया था बेचारे ने कि क्या चल रहा है, अजहर के चक्कर में बड़ी बैंड बजेगी मेरी। तो मुझे याद है, इट वाज अ डिफिकल्ट एरा फॉर अजहर। सबसे बड़ा हेटर तो इस वक्त वही होगा अजहर का, बिकॉज व्हाट ही डिड टू द क्रिकेट। मैंने कभी ट्रोलिंग नहीं की, आई वाज नॉट देयर, बिकॉज मेरे को तो इतनी बात ही नहीं करनी आती थी स्कूल में। आई यूज्ड टू स्टैमर, मतलब 10th तक तो मैं स्टैमर ही करता था। तो इतनी खुद की हिम्मत नहीं होती थी तो कैसे किसी और की क्या बेइज्जती करता। तो चलो, बेइज्जती तो चलती रहेगी। अब हम चलते हैं 6th प्लेयर। सहवाग नहीं, हरभजन सिंह 98 ब्रिलियंट टेस्ट सीरीज। मुझे इस टाइम पे चिकन पॉक्स हो गया था। मतलब मैंने आर्मी का ग्राउंड था पटियाला में, वहाँ मैच खेलने गया था, मुझे याद है। ओपन कर रहा हूँ मैं, यही भट्टी साहब बॉलिंग कर रहे हैं, तो पहली बॉल बीमर सर के ऊपर से मेरे को लगा मेरे को रिफ्लेक्सेस स्लो है क्या है, मुझे काम क्यों नहीं हो रहा। मैंने 6 रन मारे थे 14 बॉल में। इनसाइड जाके मेहुल करके बॉलर था, उसकी बॉल में बोल्ड हुआ था। ये 98 की बात है। एंड केम बैक एंड आई गॉट टू नो कि मेरे को चिकन पॉक्स हो रखा है। 102 बुखार था उस दिन। तो मैं 102 बुखार में खेलने गया हूँ और ऑब्वियसली पता ही नहीं था। तो उसके बाद ऑलमोस्ट चिकन पॉक्स यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। तो 2 हफ्ते तो वेले, तो 2 हफ्ते बैठ के पूरा टेस्ट सीरीज देखी। तो फर्स्ट टेस्ट मैच वी ऑल नो, चेन्नई वॉन वर्सेस तेंदुलकर, ब्रिलियंट 100 155। सेकंड ईडन गार्डन्स, वहाँ तो श्रीनाथ ने स्टार्टिंग ओपनिंग स्पेल में ही दोनों निकाल दिए थे, स्लेटर भी और ब्लूवेट भी। और उसके बाद 233 पे ऑल आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया। फिर इंडिया ने 633 मारे थे, जिसमें अजहर भाई साहब ने डैडी 100 मारा था। एंड फिर इनिंग से इंडिया जीती थी, तो 2-0 इंडिया वाज अप। तो थर्ड टेस्ट मैच में आई थिंक चिन्नास्वामी में टेस्ट मैच था बेंगलुरु में। तो हरभजन वाज पिक्ड, 18-year-old youngster from Punjab with very limited I would say first class exposure. तो मतलब इंडिया बैटेड फर्स्ट, आई थिंक ब्रिलियंट 100 फ्रॉम सचिन, 177 मारा था उन्होंने, मुझे याद है। और 424 इंडिया स्कोर्ड। और उस पूरी इनिंग्स में, उस पूरे टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स in first 4 innings of the test match of the series were horrible against spin. Kumble was making mockery of them. तो यहाँ पे उन्होंने अपने फुटवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया था। और मुझे याद है एक तो छक्का मतलब मार्क वॉ का था, वो स्टेडियम की छत पे जाके गया था। तो 153 नॉट आउट ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100। और फर्स्ट विकेट जो हरभजन की थी वो ग्रेग ब्लूवेट थी, बोल्ड अ ब्यूटीफुल ऑफ स्पिनर सॉरी। और वो पढ़ के मतलब टर्न नहीं हुई थी, सीधा निकल गई थी। और ग्रेग ब्लूवेट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और 1 या 2 विकेट्स मिली थी हरभजन को, 100 से ऊपर रन पड़े थे। 112 में 2 थी। और कुंबले गॉट 6 विकेट्स इन दैट इनिंग्स एंड समहाउ ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू स्कोर 400। तो 24 की लीड थी, इंडिया बैटेड सेकेंड, वाज डूइंग वेल। सचिन तेंदुलकर प्लेड अ स्ट्रेट ड्राइव, बॉल थोड़ी सी ग्रिप की और कैस्परोविक ने कॉटन बॉल किया था। अच्छा। और वो ऐसा हुआ था कि कैस्परोविक जस्ट टुक हिज हैंड आउट और वो बॉल हाथ में आके फंस गई। और मुझे आज तक वो एक्सप्रेशन नहीं भूलता। मैंने उसके कभी उस मैच का रिप्ले नहीं देखा क्योंकि इंडिया हारा था, तो ऑब्वियसली मैं क्यों देखूंगा। और मुझे वो एक्सप्रेशन नहीं भूलता। ही वॉज लाइक ऑ स्ट्रक कि ये क्या हो गया, ये कैच कैसे हो गया। क्योंकि उस एरा में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वर इंटिमिडेटेड बाय
सचिन तेंदुलकर। मतलब शेन वॉर्न ने तो कहा है कि मुझे रात को सपने आते, नो डाउट there's a very layered story, सच है नहीं है we don't know, but it's a legend now, ठीक है ना। और कास्परोविक also was literally like मतलब बॉल करते थे, प्रे करते थे कुछ कर दे आदमी, मतलब कुछ गलती कर दे एंड ऑल। सचिन was flawless in that series। मतलब फर्स्ट इनिंग्स में 4 पे आउट हुए थे वो चेन्नई में, 155 नॉट आउट, विन 79 इन ईडन गार्डन्स आउटसाइड ऑफ सम एक फ्लैशी सा कट मारते हुए आउट हुए थे, एंड 177 इन फर्स्ट इनिंग्स इन बेंगलुरु। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ स्कोर्स he was getting in that series। तो जो 30-31 पे थे आई थिंक, उन्होंने ड्राइव खेला और मतलब ऐसी कैस्परोव के हाथ में बॉल आ गया, इंडिया कोलैप्स्ड, 169 ऑल आउट हो गई थी इंडिया। तो 194 का टारगेट, 195 का टारगेट था, 194 या 195 का, एंड देन मार्क टेलर प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, 100 मारा था। जबकि इंडिया में उस एरा में उस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए 200 चेस करना भी इतना ईजी नहीं था, बट हरभजन वॉज नॉट एबल टू गेट एनी विकेट इन सेकंड इनिंग्स। 6 ओवर किए थे उन्होंने, और एक सचिन को आई थी विकेट, आई थिंक एक कुंबले को आई थी, इतना रिमेंबर। तो 2-1 से इंडिया जीत गई थी वो टेस्ट। काफ़ी बुरा लेकिन टेस्ट मैच था हरभजन के लिए। हाँ मतलब ऑब्वियसली मतलब स्टार्ट लेमन की विकेट ली थी उन्होंने, आई थिंक एक ब्लूवेट की विकेट ली थी, एंड देन वनडे डेब्यू उनका हुआ था शारजा में, जो कोको कोला कप हुआ था, जिसमें सचिन ने सिंगल हैंडेडली सीरीज जितवाई थी, दैट वो डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स, और वो जो अपने बर्थडे वाले दिन 100 थी उस सीरीज में। एंड ही वाज बैंड आल्सो फॉर अ मैच इन दैट सीरीज, हरभजन। उनका रिकी पॉन्टिंग के साथ बहस हो गई थी, तो रिकी पॉन्टिंग को स्टंप आउट किया एंड ही गेव हिम अ सेंड ऑफ। तो रिकी पॉन्टिंग आल्सो रिप्लाइड बैक, बट रिकी पॉन्टिंग गॉट अवे बिकॉज ऑब्वियसली वो एरा अलग था उस टाइम, ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस ओवर वर्ल्ड क्रिकेट, ICC बड़ा कुछ था, और इंडिया उतना बड़ा बोर्ड नहीं था तब, तो हरभजन वाज बैंड। And then Harbhajan also had to go through a lot of issues because उनका action was then banned, कि वो jerk कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो obviously काफ़ी उनका on and off scene रहा, और ultimately वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी 2001 की, जहाँ गांगुली took it on himself and brought him back, because Anil Kumble was injured in that series। तो गांगुली को selectors ने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब short tempered आदमी है, इतना easy to handle नहीं है, तो I think you're making a big mistake। अभी कैप्टनसी ऑलमोस्ट ऑन द लाइन है, बिकॉज आप खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मैच फिक्सिंग एरा से जब बाहर निकले हो, बहुत सारे इश्यूज थे। तो ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ, टुक सच अ बिग गैम्बल, एंड ही वन अस दैट सीरीज। वी ऑल नो दैट। वो तो एक लेजेंडरी सीरीज है। हमने उस ईडन गार्डन टेस्ट मैच के ऊपर एक वीडियो भी किया था, इसीलिए मतलब वो तो अलग था। उससे पहले काफ़ी सारे स्पिनर्स इंडिया ने ट्राई किए थे, मतलब मुझे याद राहुल सांघवी करके था, देन एक शरणदीप थे, वो ऑल्सो वॉज द सिलेक्टर some time, lot of spinners were tried। सिराज बहुतले थे, उससे पहले 97-98 में नीलेश कुलकर्णी थे मुंबई से। सीरीज ऑफ स्पिनर्स वर ट्राइड बट nobody was able to make any impact। तो कुंबले इंजरी मीन सीरीज खत्म वाला हिसाब होता था इंडिया के लिए उस एरा में। तो वहाँ से हरभजन was able to do it। तो एक्चुअल डेब्यू उनका एक तरह से हुई हुआ जब वो ईडन गार्डन वाला टेस्ट मैच, बट ऑब्वियसली वी हैड सीन ग्लिम्पसेस इन द पास्ट ऑल्सो। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट, वीरेंद्र सहवाग, सुल्तान ऑफ मुल्तान। इनके बारे में तो मतलब ऐसे है कि मतलब मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो नहीं जानते थे सहवाग को। मतलब एक एरा था जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते थे कि क्रिकेट फॉलो नहीं करते थे, एंड तब सोशल मीडिया नहीं होता था। तो एक बड़ी कॉमन चीज़ होती थी कि लोग क्रिकेट नहीं देखते, सब नहीं देखते, तो सचिन वाज द नेम जो सबने सुना होता था, कि अगर किसी से पूछो भाई क्रिकेट देखते थे। मेरे डैड है, उनको क्रिकेट का कुछ भी सी भी नहीं पता था, उनको सचिन का पता और सचिन का पता, बस सचिन का ही पता था। और कुंबले श्रीनाथ ऑल्सो, बिकॉज़ उनके तो उन्होंने कन्विंस किया, उनके एरा के थे नहीं इसलिए नहीं एरा के, क्योंकि उन्होंने कन्विंस करना था ना, इंजीनियर हैं वो भी, तू भी इंजीनियर बन जा। अदरवाइज सचिन के आसपास भी नहीं आते थे जो फीमेल कैटेगरी जो कंपैरेटिवली बहुत कम देखती थी क्रिकेट, तो सचिन को नहीं जानते थे। पर सहवाग डिस्पाइट नॉट हैविंग दोज काइंड ऑफ स्टैट्स, मतलब जो नाम बनाया था वो ऐसा हो गया था कि भाई कि सचिन और सहवाग एक साथ नाम लिया जाने लग गया था। टेस्ट में तो था ही यार, टेस्ट में तो ऑलमोस्ट 50 की टेस्ट में तो है ही है, पर मैं कह रहा हूँ कि वैसे मैं बोल रहा हूँ कि सहवाग का भी उतना इम्पैक्ट आया भी नहीं था अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना उनका नाम हो गया था। लोगों ने यहाँ तक कहना स्टार्ट कर दिया था कि भाई कि सहवाग आउट हो जाएगा
जो पहले सचिन के लिए बात बोली जाती थी कि सचिन आउट हो जाएगा तो टीवी बंद कर देंगे, वो सेम चीज सहवाग भी लेके आ गए थे बहुत अर्ली इनटू हिज करियर। इंडिया में तो इतने टेस्ट मैचेस में 2005-6 एरा तो ऐसा बन गया था कि सहवाग गए मतलब टेस्ट मैच गया, मतलब वो था एक बीच में इंडिया में पर्टिकुलरली वो एरा था भी, नो डाउट अबाउट इट। मतलब एक सिंपल चीज सोचो, एंड यू नो व्हेन ही पिक्ड अप क्रिकेट ही वाज समबडी हु वाज अ गुड ऑफ स्पिनर एंड कुड बैट इन मिडिल ऑर्डर और इवन लोअर मिडिल ऑर्डर, यहाँ से वो शुरू हुए थे हिटर। तो फिर वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत काम किया बिकॉज ही ऑब्वियसली अंडरस्टूड की लाइमलाइट वहीं है और स्लॉट भी खाली स्लॉट भी है वहाँ पे एंड ऑल, तो ही वाज पिक्ड एज अ यूटिलिटी प्लेयर, तो हु कुड बैट एंड कुड ऑल्सो गिव यू सम ओवर्स। और डेब्यू मैच में उनका दोनों चीज़ें में पिटे थे मतलब पहला रन उन्होंने किया सिंगल, उसके बाद शोएब अख्तर आ गया और शोएब अख्तर पे सेकंड बॉल पे प्लम LBW हो गए, तो इंडिया ने आई थिंक मॉडेस्ट टोटल स्कोर किया था 1 अप्रैल 1999। क्योंकि उस सीरीज में उस पूरे ODI लेग में सचिन वॉज नॉट देयर बिकॉज ऑफ हिज बैक इशूज, तो वो टेस्ट सीरीज के बाद सचिन नहीं थे, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के बाद सचिन नहीं थे, तो शारजा में इंडिया में मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स खेली थी 2-3, शारजा में आई थिंक इंग्लैंड पाकिस्तान और इंडिया थी, और यहाँ श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान थी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम कुछ नहीं कर पाए थे उस पूरी लेग में। तो मतलब 1 अप्रैल फूल वाले दिन सहवाग वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड सेकेंड बॉल पे प्लम LBW, और शोएब अख्तर का मुझे एक्सप्रेशन तक याद है उनका, ऐसा था कि क्या बच्चा सा भेज दे मेरे आगे। उस टाइम तक तो सचिन और द्रविड़ को पहली बॉल में निकाल चुके थे, तो उसे पिछली ही कुछ महीने पहले तो कहानी हुई थी वो, तो उस टाइम तो दहशत थी उस आदमी की। बॉलिंग करने 3 ओवर 35 रन खाए, मतलब स्टार्टिंग में प्रसाद टुक 3 विकेट्स, आई थिंक 200 के आसपास 190 समथिंग का टारगेट था, और प्रसाद ने पहली 3 विकेट जल्दी उड़ा दी थी, तो पाकिस्तान वॉज 30-35 फॉर 3 एंड उसके बाद कोई आउट ही नहीं हुआ। उसके बाद इंजमाम और एजाज अहमद अड़ गए, तो सहवाग को 3 ओवर 35 रन पड़े थे, काफ़ी मार पड़ी थी। तो मतलब दोनों ने, एजाज ने और इंजमाम ने बहुत मारा था दोनों, तो उसके बाद ही वॉज कम्प्लीटली फॉरगॉटन। फिर 2000 दिसंबर में जाके उनको जिम्बाब्वे अगेंस्ट चांस मिला 2 वनडेज में, पहले में उनकी बैटिंग नहीं आई और दूसरे में उन्होंने 19 रन मारे थे आई थिंक 24 बॉल में। इंडिया वन दैट सीरीज कॉम्फर्टेबली। जो मैंने फर्स्ट मैच ऑफ नोट देखा था ना उनका, वो देखा था ये 2001 BGT के बाद। 2001 BGT के बाद वनडे मैच था, तो फर्स्ट वनडे मैच इफ आई रिमेंबर करेक्टली सहवाग प्लेड फॉर इंडिया, आई थिंक शायद बेंगलुरु में था वो मैच। स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 50 मिडिल ओवर में आके, उन्होंने बहुत अच्छा 50 स्कोर किया था, रन बॉल 50, गिव इंडिया गुड टोटल 300 समथिंग स्कोर किया था, एंड बॉलिंग ऑल्सो ही टुक सम विकेट्स, ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन दैट, एंड देन गॉट इंजर्ड, तो उन्होंने बाकी सीरीज नहीं खेली थी। बट उनकी बैटिंग बिकॉज पैर नहीं चलते थे और मैं थोड़ा प्योरेस्ट था, तो मेरे को लगा था यार बंदा लंबा चलने वाला बंदा तो नहीं है, बस पैर तो चलते नहीं है इसके। तो ही ऑब्वियसली प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, मतलब ही वाज, मतलब वो एक बड़ा लेसन था फॉर पर्सन लाइक मी, वाज ऑब्वियसली 15 साल का बच्चा था मैं उस टाइम, कुछ भी नहीं पता था कि एक अनकन्वेंशनल वे भी हो सकता है क्रिकेट खेलने का। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने फर्स्ट ODI देखा था, इवन दो गॉट द मैन ऑफ द मैच, आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार इंडिया को अभी भी अच्छा प्लेयर कोई नहीं मिल पा रहा मिडिल ओवर्स के लिए, कि मतलब ये तो नहीं हो सकता वो प्लेयर, क्योंकि ऑब्वियसली से तो पैर ही नहीं चलते, तो ये अच्छे सेना कंट्रीज में तो ये बिखर जाएगा पूरा, कंसिडरिंग उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 100 मारा था टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका में, सचिन के साथ 200 समथिंग की पार्टनरशिप की थी, और ब्रिलियंट 100 मैंने पहले भी उसकी बात की है, साउथ अफ्रीका की उस 100 की, तेंदुलकर की जब 155 गैरी कर्सन, वो सब बातें मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो और देन ही बिकेम आवर ओपनर मतलब, और ऑस्ट्रेलिया में तक कैसे उन्होंने रन मारे हैं। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जैसे रोहित शर्मा को मिडिल ओवर से ओपनर करा के प्लेयर बदल दिया गया था, सेम यही चीज़ सहवाग के साथ भी हुई है। एंड व्हेन ही वाज पुश्ड फॉर द ओपनिंग स्लॉट, तो ही वॉज लिटिल कन्फ्यूज एंड लिटिल वरिड ऑल्सो कि मैं आउट हो जाऊंगा तो मैं टीम से गिर जाऊंगा, तो गांगुली गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस कि डोंट वरी आई एम बैकिंग यू अप, अगर तो फेल भी होगा तो मैं तेरे को चांस दूंगा। गांगुली एक ऐसे कैप्टन तो रहे हैं जो सभी मानती हैं वैसे कि ही गेव चांसेस इन सच अ वे कि प्लेयर्स बने, नो डाउट अबाउट इट, मतलब तभी उन्होंने कोर आइडेंटिफाई किया ना कि ये मेरे लिए चलेगा, उसको मैं बैक करूंगा तो बन जाएगी कहानी। तो ऑब्वियसली यार एक विजन के अंदर फिट होने वाले हैं, ऐसे भी प्लेयर्स आए हैं जिनको मुझे लगता है शायद और चांस मिलना चाहिए था पर नहीं चांस मिला, जिनमें कहीं वो ना कहीं थोड़ी वो टेक्निकलिटीज थी, बट वो somehow never got that chance। पर इसको एक लेवल ऊपर तो धोनी ले गए फिर, जो गांगुली ने करा था कि टीम बनाने वाला, कि कैसे बनाते हैं यंगस्टर्स को बैक कर करके आप उनको मतलब खिला खिला के आप टीम तैयार करते हो, खास करके ऐसे माहौल से जब टीम निकली हो कि भाई कि आप
मैच फिक्सिंग में आपके लेजेंड्स डाउट में आ रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो गांगुली के लिए सिचुएशन थी वो तो बहुत ज़्यादा टफ थी, एंड वो खुद भी उतने मैच्योर प्लेयर भी नहीं थे तब तक, इतने ओकेज थे, मतलब एज ए कैप्टन तो 4 साल का इंटरनेशनल करियर तो हो ही गया था, पर कंसिडरिंग द फैक्ट कि धोनी जब आए तो 3 साल भी नहीं हुए थे उनको, तो पर एटलीस्ट उनका एक वो ट्राइड एंड टेस्ट हो गया था ना अपना वर्ल्ड कप जीतने का हो गया था T20 का, तो वो एक बहुत बड़ा Ganguly took up captaincy in a very different era, in a very difficult era also, because obviously match fixing was very difficult, but obviously Dhoni also evolved a lot as a captain, उन्होंने काफ़ी अच्छे players build किए हैं, मतलब आप सोचो ना कि इंडियन बैटिंग के जो लेजेंड्स हैं, मतलब जिसमें हम द्रविड़, तेंदुलकर उनको ऐड करते हैं, उसके बाद जो अगला सेट आया वो तो विराट और रोहित ही है ना, और उन दोनों को बहुत बैक किया है इनिशियल ईयर्स में। रोहित शर्मा को तो बहुत ज़्यादा ही करा, मतलब विराट को करना नहीं पड़ा इतना बैक, बिकॉज एक बार स्टार्टिंग टाइम में तो यस ही आल्सो हैड टू बी बैक, बिकॉज कुछ इश्यूज तो थे टेक्निकली, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट एंड ऑल के अगेंस्ट, तो बैक तो किया। पर रोहित शर्मा को तो बहुत लंबा बैक करा, अच्छा लंबा बैक, अच्छा खासा है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि इवन ना मैं अभी ये 200 जो पहला 200 में आ रहा था ना रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो तब भी वो मैंने बाय चांस ही ऐसे देख लिया मैंने, तो उसमें भी जब वो स्टैट्स दिखाते हैं प्लेयर आने पे, तो तब भी 32 की एवरेज थी, एंड कमेंटेटर यही बोल रहा था तब कि दिस एवरेज शुड इम्प्रूव अ लॉट। 2013 से 1920 तो विराट और रोहित के स्टार्ट्स में कोई खास फर्क नहीं है, इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंडिया को 2 बहुत बड़े दिग्गज मिले हैं, और उसके साथ इवन शिखर धवन वाज आल्सो डूइंग क्वाइट अ डिसेंट थिंग। दोनों ने तो इनसेन लेवल पे स्कोर किया, मतलब 70-80 की एवरेजेस भी बीच में रहे हैं, ऐसे साल भी निकले हैं, तो वो तो नो डाउट अबाउट इट। तो सहवाग obviously is somebody who has redefined test cricket for us, and obviously India के second best opener after Sunil Gavaskar by a long distance, by a country mile I would say. तो obviously walks into my playing 11, all time playing 11 of India, टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो। पर आप क्या सेना में भी खिलाओगे? टेस्ट मैचेस में तो यस यार, और है कौन, मतलब मुरली विजय नो डाउट हैड 1 गुड लेग, पर ओवरऑल करियर तो कुछ नहीं रहा ना। तो सहवाग के साथ सिल भी आपको पता है कि कुछ तो मिलेगा, तो मतलब वो भी उनके एटलीस्ट 100s तो हैं। और खास करके जो आज जो क्रिकेट चल रही है उसमें ही बिकम्स मोर रेलेवेंट। नहीं यार, बैटिंग तो आज भी बहुत टफ है, मतलब इनफैक्ट टफ ही हुई है लास्ट जब से वॉबल बॉल वाला गेम आया है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब टेस्ट क्रिकेट कहीं ज़्यादा डिफरेंट नहीं हुई। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी अच्छे बॉलर हर टीम के पास हैं। अब ये सोचो ना, अगर उस एरा में इंग्लैंड के पास क्या एंडरसन ब्रॉड जैसे बॉलर थे? नहीं ना। और मतलब जो डेल स्टेन आए तब तक तो सहवाग का ऑलमोस्ट पीक भी जा चुका था। उन्होंने खेला है, नो डाउट अबाउट खेला है, बट पीक वाला सहवाग तो नहीं थे ना उस टाइम पे। और ऑस्ट्रेलिया के पास कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, आई डोंट थिंक सो कि इतना कंसिस्टेंट पेस अटैक उनका भी पहले रहा है। उनके पास नो डाउट मतलब मेग्रा वॉन वर डिफरेंट पेडिग्री ऑल टुगेदर, बट कमिंस भी को बहुत पीछे तो नहीं है। तो बॉलिंग अटैक्स तो वर्ल्ड वाइड भी इतने कम नहीं है आज की डेट में। मतलब जो रिवर्स स्विंग एरा जितना डिफिकल्ट था, वॉबल बॉल एरा भी उतना ही डिफिकल्ट है आज की डेट में। तो मतलब बैट्समैनशिप तो यार हमेशा ही हार्ड रही है टेस्ट में, कहाँ ईजी रहा है। अब भी कौन सा हम बहुत बड़े 700 स्कोर देखने लग गए हैं। वाइट बॉल हैज़ बिकम वेरी इजी, नो डाउट अबाउट इट। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इरेडिकेट कर दिए गए हैं जिनसे बॉलर्स को कोई हेल्प हो। चलते हैं अब अपना नेक्स्ट 8th and 9th हम एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। डेब्यू सेम मैच में हुआ था, युवराज सिंह एंड जहीर खान, 3 अक्टूबर, दोनों स्मार्टीज 2000। दोनों बहुत अलग बैकग्राउंड्स, बहुत अलग कहानियाँ। मतलब जहीर वॉज स्पॉटेड बाय श्रीनाथ इन सम कॉर्पोरेट टूर्नामेंट, देन ही वॉज ब्रॉट टू NCA में वो खेले, काफ़ी इम्प्रेस किया। और जब मैच फिक्सिंग एरा के बाद वी वर लुकिंग फॉर यंगस्टर्स टू गिव अ न्यू आई थिंक फ्रेशनेस टू द टीम, देन बोथ वर पिक्ड। युवराज तो मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया कि मैंने 1 साल पहले उनको खुद मतलब अंडर-19 मैच खेलते हुए देखा है। आई वॉज द बॉल बॉय इन दैट मैच। तो और उस टाइम तक तो वो स्टार भी बन चुके थे, बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था, मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप के। फर्स्ट मैच कीनिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2000 की, इंडिया बोल्ड फर्स्ट, जहीर बोल्ड ब्रिलियंटली। मुझे याद है मिडिल ओवर्स में उन्होंने विकेट्स उखाड़ी थी, मिडिल स्टंप यॉर्कर्स मार मतलब 144-145 की बॉल पे यॉर्कर्स, और मतलब वो पेसी बॉल्स, बैटर बोल्ड हो रहा है, वो भी लेफ्ट आर्मर। ऐसा तो कभी इंडियन क्रिकेट में सुना ही नहीं था। इट वाज लाइक
ब्रिलियंट साइड यार, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता वो। तो इंडिया हैड अ मॉडेस्ट चेज ऑफ 209-8 ऐसे कुछ था, और इंडिया 2 विकेट्स पे ही बना गया था। उसमें काम्बली और आई थिंक द्रविड़ वाज नॉट आउट इन दैट मैच। तो युवराज डिडंट गेट टू बैट, पर जहीर ने 3 विकेट्स दी थी। पर उससे अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो हमने पहले भी कवर किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमने 38 रन ऑफ सचिन के ऊपर पूरी बात की थी, उसमें युवराज वाज द मैन ऑफ द मैच। ही स्कोर्ड 84 रन्स इन 80 बॉल्स, और ब्रिलियंट नॉक थे, ब्रिलियंट नॉक। मतलब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और वो सोचो कि अपनी पहली ओडीआई नॉक में उनको ये समझ आ गया कि अगर आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है तो नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को बाहर करना है। जो उन्होंने 2000 में किया, फिर 2007 में किया, फिर 2011 में किया, और यही सेम चीज वो अपनी अंडर 19 में भी करके आ रहे थे। तो ही न्यू कि क्या करना है। तो नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया को हराने के जो ट्रेंड शुरू हुआ वो युवराज का यहाँ से शुरू हुआ। तो युवराज की करियर की 3 बड़ी इनिंग्स में से मैं एक इनिंग्स जिसे मानता हूँ, मतलब एक ऑब्वियसली 30 बॉल 17, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट सेमीफाइनल्स इन 2011, और भी हैं बहुत, बट ये तो ऑस्ट्रेलिया को 3 बार नॉकआउट्स में आईसीसी टूर्नामेंट्स में हराना बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात। तो अपनी फर्स्ट ओडीआई इनिंग्स में, इन हिज सेकंड मैच इटसेल्फ ही शोड व्हाट ही इज मेड अप ऑफ। तो सीरीज तो इंडिया की बहुत अच्छी गई थी। फर्स्ट मैच ऑल्सो गांगुली स्कोर्ड वेल, 60 समथिंग उन्होंने स्कोर किया था। तेंदुलकर थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे कीनिया के अगेंस्ट। फिर सेकंड मैच में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वी डिड वेल। फिर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट गांगुली ने 100 स्कोर किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट गांगुली ने 100 स्कोर किया। फिर फाइनल में बड़ी क्लोजली हार गए थे। मतलब आई थिंक उनके 124-125 पे 5 विकेट आउट हो गई थी, और 265 का टारगेट चेज कर रहे थे वो। बट देन क्रिस गेन्स प्लेड द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवाया था। 118-119 बॉल में 102-103 मारे थे, और लास्ट ओवर में जाके जीत गई थी। मतलब मुझे अच्छे से याद है कुंबले को सामने का नैरोबी का छक्का जो था, वो तो इनसेन शॉट था। तो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड आईसीसी ट्रॉफी जीती, और इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी में लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। लेट्स सी। न्यूजीलैंड पहले नहीं था मुझे दिख रहा, बिकॉज अब ये है कि थोड़ा बाकी टीम जिस तरह से इंजर्ड होती जा रही हैं, थोड़े से न्यूजीलैंड के से एक और बढ़ रहे हैं। लेट्स सी। तो अच्छा था, क्योंकि मैच फिक्सिंग के बाद ना वो बहुत ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था कि 2 यंगस्टर्स आए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और युवराज तो उस इनिंग्स के बाद एकदम से रॉकस्टार ही बन गए थे, बट देन इंडिया वॉज वेरी क्विकली पुल्ड डाउन। तो शारजा गए थे, उसके बाद हम 54 ऑल आउट हुए थे आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल्स में, 300 रन चेस करते हुए। 250 मतलब ऑलमोस्ट 240 समथिंग रन से हारे थे। तो वहाँ फिर 7 विकेट ली थी मुरलीधरन ने 7 for 30। तो वहाँ फिर हमें एक रियलिटी चेक मिला था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है वापस आ जाओ। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एनकाउंटर वेयर वी फेल्ट दैट युवराज शायद मुरलीधरन लेवल के स्पिनर को ना खेल पाए, जो फिर 2011 का बेस भी बना धोनी के आगे आने का। चलते हैं अब अपने जिनके लिए बेस बनाया है हमने अभी तक, तो जो प्लेयर्स हैं उन ये वो प्लेयर्स रहे हैं जो बने बेस हमारे कप्तान MS धोनी के लिए। तो हम बात MS धोनी की ही करते हैं, उनके उनके डेब्यू के बारे में। ऑलमोस्ट जिन्होंने भी MS धोनी मूवी देखी सबको पता है, सबको पता है क्या हुआ था। मतलब चित्तग्राम के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हुए आई थिंक 23 दिसंबर 2004, मतलब 180 for 4 था इंडिया। पहले श्रीराम आउट हुए 3 रन पे। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग कोच अगेंस्ट फॉर स्पिन इन 2017 BGT। ऑलमोस्ट 3 से 4 साल ऑस्ट्रेलिया के साथ रहे हैं वो। अच्छा। एंड फर्स्ट क्लास के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड 52-53 की इनकी फर्स्ट क्लास एवरेज थी। इंडिया के लिए 8 या 9 वनडेज ही खेले हैं। तो ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी अच्छी करते थे। इस मैच में भी उन्होंने 3 विकेट ली थी इंडिया के लिए, और स्कोर नहीं किया था। उससे अगले मैच में उन्होंने 50 स्कोर की थी और 1 विकेट ली थी, और उसके बाद वो कभी खिला ही नहीं गए दोबारा। तो इस सीरीज का सेकंड मैच था, ही प्लेड वेल। तो दोनों मैचेस में ही कॉन्ट्रीब्यूटेड विद द बॉल, एंड फर्स्ट मैच में बॉल में, सेकंड में बॉल एंड बैट दोनों के साथ। तो अब ऑलमोस्ट मैच मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद कभी दोबारा कंसिडरेशन सेट में आई ही नहीं। तो ऐसा क्या गलत करा इन्होंने? मैं वही कह रहा हूँ, काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जो सेट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं फिट बैठते, और मे बी शायद ये भी हो सकता है कि 2004, जबकि 8-9 मैचेस उनका रिकॉर्ड देखोगे तो कुछ भी नहीं है, 8-10 रन 11 रन की एवरेज होएगी। बट जब वो पीक करने लगा तब आपने उन्हें बिठा दिया। तो लास्ट ODI ही स्कोर्ड 57 रन एंड ऑल्सो टुक
1 wicket for 37 runs in 10 overs. And still he was never picked again. और उसके बाद फिर उन्होंने 2017 में कुछ तो बंदे में टैलेंट होगा, तभी ऑस्ट्रेलिया ने उनको एज अ बैटिंग कोच लिया और वो 5 साल ऑस्ट्रेलियन सेटअप के साथ रहे हैं, जहाँ पे उनकी स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग को बहुत इम्पैक्ट किए. तो काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे लेफ्टी थे. गांगुली वाज ऑन इन अ वेरी बैड फॉर्म. इनफैक्ट धोनी के डेब्यू मैच में भी गांगुली डक पे आउट हुए थे. तो इंडिया बड़ा क्लोज मैच जीता था वो. धोनी भी रन आउट हुए थे. धोनी तो मतलब वो तो यही थे, कैफ ने रन आउट करा दिया, वो उनका फ्रेंड बोलता ही है मूवी में. तो जब भी कैफ ने बाद में ट्वीट भी किया था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. तो मतलब सुसाइडल रन के लिए भागे थे, मतलब पीछे फाइन लेग पे शॉट खेल के, एंड ही वाज रन आउट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल. सेकेंड मैच में भी चेस था इंडिया का, क्रिटिकल चेस था, उसमें भी 11-12 रन पे आउट हो गए थे. और थर्ड मैच में तो फिर वो एक ही, उनको 2-3 बॉल नहीं मिले तो उन्होंने एक छक्का मारा था. उसके बाद फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अपने करियर के 5th मैच में 148 स्कोर किया था. और उसमें तो हर किसी को पता है उस मतलब वो कितना ट्रेंडिंग रील भी है, जिसमें मिसबाह उल हक अपनी स्टोरी बताते हैं कि इससे पहले एक मतलब यूथ टूर्नामेंट हुआ था और वहाँ पे धोनी ने बड़े बड़े छक्के मारे थे, मतलब बॉल जाती थी वापस ही नहीं आती थी. 150 रन मारे थे. तो उसके बाद जब इस सीरीज़ में इफ्तिकार राव और मैं दोनों थे, तो इफ्तिकार राव ने कहा था कि इससे बच के रहना, बहुत लंबा मार था. पहले मैच में जल्दी आउट हो गया था. तो भाई बॉब वुलमर ने सबने बड़ा मजाक उड़ाया था कि अच्छा ये तो तुम 150 खांदे रहे, ठीक है ना. फिर सेकंड मैच में जाके उन्होंने वाइजैक में 148 स्कोर किया था. तो फिर कहते ऐसे मारता था ये हमें, ऐसे मारता था. एंज रन को ऐसी ये तो बड़ी उसके बाद तो एवरीबडी नोज. और 148 के बाद तो धोनी बिकेम अ लेजेंड स्टार. जब हमने उस टाइम पे देखा था इनको, तो इनको 1 डाउन गांगुली ने प्रमोट किया. आप सोचो यार, वैसे गांगुली की कितनी बड़ी वो बात है. ही वॉज हिमसेल्फ ऑलमोस्ट प्लेइंग विद फायर. ओपनिंग स्लॉट उन्होंने पहले सहवाग को दे दिया, फिर 1 डाउन है, 1 डाउन स्लॉट इन्होंने धोनी को दे दिया, ठीक है ना. तो उसके बाद बेचारे खुद तो टीम से बाहर चले गए 2005 में. तो ही रिस्क्ड सो मच टू डेवलप दीज प्लेयर्स. बहुत मतलब बड़ी बात है. ओनली दोज पीपल कैन डू इट, दो वेरी सॉर्टेड इन देयर हेड. और देखो ना, जल्दी रिटायर भी हो गए 2008 में, जबकि उस सीरीज में उनका 100 था. ऐसा नहीं था कि वो अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट ही वेंट आउट ऑन हिज ओन टर्म्स. कि मुझे तब बाहर निकलना जब लोग कहें कि यार वाई या वाई नॉट नहीं सुनना, जबकि ऐसा होता नहीं है इंडियन प्लेयर्स के साथ. कंसिडरिंग समबडी गोइंग आउट एट द एज ऑफ 35-36, जबकि उनके कंटेम्प्रेरीज ने तो काफ़ी ज़्यादा लंबा खेला उनसे. तो और उनका होल्ड भी था अच्छा खासा, क्योंकि वो चैपल एरा से बाद में आए थे वो. उसमें वापस कम बैक किया था उन्होंने, और कम बैक अच्छा किया था. इंडिया उस पूरे टेस्ट लेग में बहुत अच्छा खेला था. हाँ, मतलब इंडिया साउथ अफ्रीका में 2-1 हार के आया था, बट इंडिया वाज कॉम्पिटिटिव. फिर इंडिया ये इंग्लैंड में सीरीज जीता था. तो वी कम्पीटेड वेल इन BGT इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी डिड वेल इन BGT इन इंडिया. तो इंडिया अच्छा खेल रहा था उस एरा में. चलिए, तो धोनी जी का हमने करा दिया है डेब्यू. अब हम कराएंगे जो उनके अंदर प्लेयर्स रेडी हुए थे. तो सबसे पहले चलते हैं रोहित शर्मा. रोहित शर्मा स्टार ऑफ अंडर-19 क्रिकेट. 2006 का वर्ल्ड कप खेले थे. फाइनल्स में ही वाज सपोज टू डू वेल, बट पाकिस्तान ने आई थिंक 109-108 रन मारे थे. इंडिया का एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ईजिली जीत जाएगा, और इंडिया 71 ऑल आउट हुआ था. ओ भाई. तो उसमें एक बॉलर था उनका, मुझे याद बिल्कुल नहीं आ रहा, ही नेवर डिड वेल एट द इंटरनेशनल लेवल, शायद खेले भी हार्डली कुछ हैं. उनकी बनाना स्विंग बॉल्स थी, इंदर बाहर दोनों. पुजारा थे उस टीम में, रोहित शर्मा थे. इंडियन बैटर्स को तो समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है. 71 में हमने रो के बनाए थे. तो मतलब वी लॉस्ट दैट फाइनल्स टू पाकिस्तान 2006. बट रोहित शर्मा बिकेम अ बिग नेम, एंड विराट कोहली ने बहुत बार कहा कि काफ़ी नाम था इनका. तो 2004 वाले से शिखर धवन आए, 2006 वाले से रोहित शर्मा और पुजारा आए, 2008 वाले से फिर रविंद्र जडेजा और आपके विराट कोहली आए. जडेजा दोनों वर्ल्ड कप खेले थे, 2006 भी खेले थे, 2008 भी खेले थे. वो चाइल्ड प्रोडिजी थे. तो लंबा टूर था इंडिया का ये, जिस पे ये गए. इंडिया ने पहले वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी खेली, फिर आयरलैंड साउथ अफ्रीका के साथ ट्राई सीरीज़ भी खेली, फिर मतलब ट्राई सीरीज़ तो नहीं कहूँगा, मैचेस भी खेले. फिर उसके बाद इंग्लैंड में 7 मैचेस की ODI सीरीज़ खेली. फिर हम वर्ल्ड T20 खेलने गए थे. तो काफ़ी लंबा लेग था वो. तो 23 जून 2007 को आयरलैंड के अगेंस्ट डेब्यू हुआ था रोहित शर्मा का. दो ही डिडंट गेट टू बॉल और बैट इन दैट मैच. तो इंडिया कंफर्टेबली जीती थी उसमें, आई थिंक 8 या 9 विकेट से, शायद 9 विकेट से जीती थी. और
गंभीर वॉज द मैन ऑफ द मैच, ही स्कोर्ड 80 नॉट आउट इन दैट मैच. इंडिया को काफ़ी ईजी विक्ट्री मिली थी उस मैच में. और उसके बाद सेकेंड मैच उनका साउथ अफ्रीका अगेंस्ट था, आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद ही. उसमें तेंदुलकर गॉट आउट फॉर 99 पे तेंदुलकर रन आउट हुए थे, पर बहुत स्लो 99 था 143 में. तो इंडिया ने 240 समथिंग स्कोर किया था. एंड रोहित शर्मा स्कोर्ड 8 रन इन 9 बॉल्स. मतलब लास्ट ओवर में वो सेकेंड लास्ट ओवर में कैलिस की बॉल पे वो पुल मारने गए थे और बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी और बोल्ड हो गए थे. मतलब पुल मारने वाली बॉल नहीं थी, वो खींचने गए थे और वो आउट हो गए थे. फिर जब 6 ओवर में 32 रन चाहिए थे, 4 विकेट पड़ी थी, तो उनको ओवर में मिला था और 1 ओवर में 3 रन दिए थे. तो उस टाइम तो ऑब्वियसली उनकी काफ़ी बात होती थी एज एन ऑफ स्पिनर. बाद में तो फिंगर इंजरी का उन्होंने बॉल करनी छोड़ दी ऑफ स्पिन. अदरवाइज ही वाज अ डिसेंट ऑफ स्पिनर टू बिगिन विद. मतलब जूनियर लेवल में तो उनकी बात होती थी. आईपीएल में उनकी हैट्रिक्स तो हैं, तो यू ऑल नो दैट. तो जो लाइमलाइट मिला उनको पहला मिला था जब उन्होंने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में धोनी के साथ पार्टनरशिप की थी. मतलब डर्बन में मैच था और इंडिया उस मैच में बहुत नीचे लग गई थी और वो डू और डाई मैच था इंडिया का, नॉकआउट टाइप से ही था. एंड वहाँ पे ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 50 नॉट आउट विद MS धोनी. आई थिंक स्कोर्ड 48 इन दैट मैच. वहाँ से इनका लाइमलाइट आया था. फिर BGT फाइनल्स, और BGT बोल गया, CB सीरीज फाइनल्स, ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 50 अगेन. तेंदुलकर से पार्टनरशिप आई थी इनकी सिडनी में, इसमें तेंदुलकर ने 117 स्कोर किया था. एंड देन उसके बाद फिर काफ़ी गायब हो गए. 2011 वर्ल्ड कप भी नहीं पहुंच पाए वो, क्योंकि तब तक तो वो लेबल हो चुके थे एज मैगी मैन. हाँ, क्योंकि और बहुत मौके मिले थे. एक्चुअली यूसुफ पठान वाज सिलेक्टेड ओवर हिम बिकॉज यूसुफ पठान वो प्लेड अ expect ब्रिलियंट करके आ नॉक. रहे थे. और साउथ अफ्रीका में उन्होंने ODI में ऑलमोस्ट एक सिंगल हैंडली मैच जितवाया था. 70 बॉल में 100 मारा था. जो एक मतलब काफी तगड़ा था. काफ़ी तगड़ा नॉक था. मतलब वो तो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन से उन्होंने ऑलमोस्ट जितवा दिया था. तो उसके बाद ऑब्वियसली ही गॉट लिटिल प्रेफर्ड. तो थोड़ा पैकिंग ऑर्डर में रोहित शर्मा पीछे गए, पर जब वापस आए तो फिर वी ऑल नो व्हाट ही डिड. 2013 वाज द मतलब ब्रेकआउट ईयर फॉर हिम, टेस्ट मैचेस में भी और ODIs में भी. 13 के बाद तो देयर वाज नो वे बैक. और कहीं ना कहीं वही बस उनका सही स्लॉट मिलना ही इम्पोर्टेंट था. हो भी जाता है यार, यू मैच्योर एज अ प्लेयर ऑल्सो. 6 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के हो चुके थे जब तक उन्होंने ओपन करना शुरू किया. 6 साल को छोटा, ऑलमोस्ट यू कैन से सिमिलर टू व्हाट सचिन तेंदुलकर हैड टू गो थ्रू. पर तेंदुलकर फिर भी ग्लिम्सेस काफ़ी दिख चुके थे तब तक. सेना में 100s थे, बहुत कुछ था. तेंदुलकर वाज अ एस्टैब्लिश्ड स्टार बाय दैट टाइम. रोहित का वाज अ डिफरेंट थिंग. रोहित तो वो बहुत रेयर एक्सेप्शन है जिन्होंने इतने टाइम बाद जाके मतलब करा, इतने मौकों के बाद. मतलब टाइम नहीं बोलेंगे, मौकों के बाद बोलेंगे. क्योंकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आते ही मतलब अर्ली मतलब 30s के आसपास आते हैं और उसके बाद 3-4 साल में अपना पीक परफॉर्मेंस करके निकल जाते हैं. ये प्लेयर बहुत कम होते हैं जो आ भी जाते हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम सभी उनको यही बोल रहे होते हैं ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है. लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता ये भाई ये कर तो रहा नहीं परफॉर्म, पर मौके तब भी उसी रेपुटेशन पे मिलते रहते हैं. एंड फाइनली वो एक मोमेंट आता है और वो फिर दिखा भी देते हैं कि हाँ वो क्यों कहे जा रहे थे कि वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, विराट कोहली पे. IPL में ऑलरेडी इनकी झलक सबने देखी ली थी. 13 मैचेस में इन्होंने आई थिंक 165 रन स्कोर किए थे. इतना अच्छा सीरीज़ नहीं किया था क्योंकि स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा नहीं थी. तो 18 अगस्त 2008 ही मेड अ डेब्यू. ओपन किया था उन्होंने विराट कोहली ने गंभीर के साथ श्रीलंका के अगेंस्ट. 1 डे सीरीज थी, 5 मैच की सीरीज़ थी. तो फर्स्ट ODI में ही ओपनड, डम्बुला में मैच था. और उस सीरीज़ से पहले टेस्ट सीरीज़ में इंडिया बुरी तरह हारी थी 2-1 से. और अजंता मेंडिस की बॉल किसी को समझ ही नहीं आ रही थी. और उससे 1 महीना पहले जुलाई में एशिया कप फाइनल में भी अजंता मेंडिस ने इंडिया को बिल्कुल बिठा दिया था नीचे. ये टाइम आया था समझ ही नहीं आ रहे थे, समझ ही नहीं सहवाग क्लूलेस थे. इनफैक्ट जो डेब्यू मैच था विराट कोहली का उसमें अजंता मेंडिस मैन ऑफ द मैच थे. अच्छा. ही टुक 3 विकेट्स इन दैट मैच. इंडिया वाज शॉट आउट फॉर 146 147 और बड़े प्यार से श्रीलंका जीती थी. एंड क्या ये एक्सेप्शनल थे अजंता मेंडिस? यार मिस्ट्री स्पिन था ना, वही ना. उस टाइम पे ये चीज़ें आई ही नहीं थी इतनी, लोगों को पता नहीं था. क्योंकि ना मेरे को याद है जब अजंता मेंडिस आए थे ना, हमें आदत थी कि जो इतने टर्न नहीं कराते क्योंकि उस वक्त क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी ब्रॉडकास्टिंग की. अब बताओ. हमें आदत होती थी कि जो बहुत ज़्यादा टर्नर होते थे ना स्पिन के, वो देख के लगता था कि ये डेडली बॉलर्स हैं. अजंता मेंडिस की बॉल ऐसे लगती थी कि यार ये तो कैरम बॉल ऐसे ही कराई जा रहे हैं, ऐसे ही कराई जा रहे हैं. पता क्या आया था 2008 में पहली बार DRS यूज हुआ था. ओके. LBW के लिए. तो उससे पहले अब आप LBW के बाद बैटिंग टेक्निक्स बहुत चेंज हुई हैं.
वही लोगों को ये समझ आया कि अब आप पैड और बैट को क्लोज नहीं रख सकते, बिकॉज जो शायद एम्पायर एलबीडब्ल्यू ना दे, डीआरएस उसे आउट दे सकता है। डीआरएस आने के बाद ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे डिसीजन आने लग गए हैं एलबीडब्ल्यू के जो पहले नहीं होते थे। तो बैटिंग टेक्निक्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग देयर बैट्स अहेड ऑफ देयर पैड्स। ये चीज़ें उस सीरीज तक नहीं थी, उससे पहले। तो इस सीरीज में पहली बार डीआरएस यूज हुआ था, तो बहुत सारे डिसीजन ओवरटर्न हुए थे। इसीलिए इस सीरीज के बाद इंडिया ने बैन करवा दिया था डीआरएस। अच्छा। हाँ, इंडिया ने तो कहा था हम यूज ही नहीं करेंगे, बहुत साल लगे थे इंडिया को दोबारा कन्विंस करने में। तो इस सीरीज में इंडियन बैटर्स वर क्लूलेस कि डीआरएस को हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए जो अंता मेंडिस की वो सटल वेरिएशंस थी वो बहुत महंगी पड़ गई थी। तो ही टुक लाइक 26 विकेट्स इन द सीरीज। पर ऐसा नहीं था कि मुरलीधरन वाज नॉट डूइंग वेल, इवन मुरलीधरन आल्सो हैड अ बम्पर सीरीज। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट यूज ऑफ बैट एंड पैड बिल्कुल समझ नहीं आया था लोगों को कैसे करना है। ओके। तो इट वाज आल्सो द रीजन बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डीआरएस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इट वाज टेक्निक्स उसके बाद बहुत चेंज हुई हैं। ओके। Last 16-17 years में people have understood how to basically play spinners by making sure that their pad is not coming in the line of the ball. क्योंकि सब पता है कि DRS के साथ वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी, जो शायद आपने देखा कि आगे बढ़ के पैड करने कुटने वाली चीज़ें तो खत्म ही हो गई हैं काफ़ी हद तक, इसी रीज़न के कारण। बीजीडी में हमने देखा था 2020-21 में जो फाइनल टेस्ट मैच था ब्रिस्बेन में, उसमें एक बार पुजारा आगे पैड करने गए जबकि उन्होंने बैट भी किया था, पर एम्पायर ने उसे डिक्लेयर किया था कि इट इज़ नो शॉट प्लेड, और उसमें फिर रिव्यू लिया था और एम्पायर्स कॉल से पुजारा बचे थे। सोचो वो हाफ पिच पे जाके वो पैड कर रहा था उन्होंने बॉल, और बैट भी आगे आया था। बट पर ये ट्रिक रहती है, हाँ, ये बैट्समैन की ट्रिक है। तो ये उसे थर्ड एम्पायर ने माना था कि नो शॉट प्लेड माना था, जबकि उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी ना, तो इसलिए वो इस सीरीज में आई तो एकदम से लोग समझ भी नहीं पाए थे। तो डेब्यू मैच में वापस आते तो गंभीर वॉज बोल्ड फॉर डक ऑन द सेकेंड बॉल इटसेल्फ। वास ने उनको आउट किया था। तो चमिंडा, वास, कुरुसेकरा, मुरलीधरन, अजंता मेंडिस, काफ़ी तगड़ी टीम थी। तो विराट वॉज लुकिंग गुड, स्कोर्ड आई थिंक एक चौका तो मुझे से याद ही है उनका फ्लिक का, और फिर कुरुसेकरा की बॉल पे वो आउट हुए थे, पड़के बॉल अंदर आई थी और विराट के पैर ही नहीं चले थे। कुरुसेकरा के उस वक्त वो बॉल तो ऐसे लगता था कि जैसे अनप्लेएबल ही है, जो वो पड़ के अंदर आती थी राइटी को, काफी अच्छा कट करती थी। वो ऐसे लगता था कि जैसे मतलब वो दिखते थे वो 130 वाले बॉलर, या कई बार 125 वाले भी थे वो, पर जो मूवमेंट मिलती थी वो उनको ऑफ द पिच, सीम मूवमेंट बहुत। और मेरे को अच्छे से याद है कि विराट का पैर तक भी नहीं चला था, मतलब स्टक हो गए थे ऑब्वियसली। वो क्लियरली इनिशियल इंडिकेशन था, उन्होंने बाद काफ़ी काम किया उस सीरीज में। विराट डिड वेल और इंडिया 3-2 से वो सीरीज जीती थी। तो 500 मैचेस में विराट ने ओपन किया था एंड डिड वेल, डिसेंट सीरीज। आई वुड नॉट से ब्रेक थ्रू सीरीज, 30s वाली इनिंग्स, 30s 50s उस तरह वाली इनिंग्स उन्होंने स्कोर की। डिड वेल इन दैट सीरीज, क्योंकि सहवाग भी नहीं थे, सचिन भी नहीं थे, तो स्टिल आई थिंक इंडिया मैनेज टू विन दैट सीरीज 3-2। गुड डेब्यू। टेस्ट डेब्यू तो उनका बहुत लेट हुआ, 2011 में जाके वेस्ट इंडीज़ में हुआ किंगस्टन में, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पूरी सीरीज में उनके सिर्फ 76 रन थे 15 के एवरेज से। फिर वनडे में तो ऑब्वियसली फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स ही बिकेम अ स्टार, और जब वो स्टार बने तो उन्होंने श्रीलंका को बहुत नलीफाई किया है। जैसे पाकिस्तान को सहवाग ने नलीफाई किया है, वैसे श्रीलंका को काफ़ी हद तक मतलब विराट ने किया है। मतलब उन्होंने श्रीलंका की डोमिनेंस को काफ़ी ख़त्म किया है, मतलब अपनी पीक पे। तो ऑब्वियसली स्टार वाज बॉर्न एंड काफ़ी काम किया विराट ने अपनी इनिशियल फ्लिक्स एंड ऑल दिखती थी उनकी। बॉटम एंड प्ले तो ऑब्वियसली टॉप एंड था, बट उन्होंने अपनी और चीज़ों में बहुत काम किया। चलते हैं हमारे आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लेयर, जिनके बारे में अगेन बहुत कम बात होती है, जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छा एक बात कही है अपने यूट्यूब चैनल पे कि भाई कि स्टॉप ट्रीटिंग प्लेयर्स लाइक स्टार सुपरस्टार्स, स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक प्लेयर्स। रविचंद्रन अश्विन रिसेंटली रिटायर हुए, तो बहुत बड़े लेजेंड। आफ्टर कुंबले ही टुक द बैटन एंड वॉन अस लाइक न्यूमरस नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस इन इंडिया। सीरीज टेस्ट मैचेस भी नहीं बोलूँगा। और IPL में तो वी सॉ हिम 2008 ऑल्सो, चेन्नई के लिए 2009 भी खेले थे वो, और बट उतने बड़े स्टार नहीं बन पाए थे स्टार्टिंग के सीजन्स में ही। एंड हिज कैरम बॉल वॉज टॉकिंग पॉइंट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो ट्राई सीरीज में ही गॉट पिक्ड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका अगेंस्ट ट्राई सीरीज थी। 5 जून 2010 में ही मेड अ डेब्यू। मतलब रविंद्र जडेजा का डेब्यू उससे पहले हो चुका था, 1 साल पहले। जडेजा 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी खेले थे। तो मतलब अश्विन ऑब्वियसली इस मैच में जडेजा भी थे, तो अश्विन मेड द डेब्यू। और ये सीरीज़ ऐसी थी कि पूरी सीरीज़ बहुत अजीब थी। सुरेश रैना वॉज द कैप्टन
अच्छा, इस सीरीज़ में मतलब और कोई मेजर प्लेयर्स आए नहीं थे ज़्यादा. इतना बुरा हाल था कि हम सीरीज़ के फाइनल्स भी नहीं पहुंच पाए थे. हम जिम्बाब्वे से दोनों मैच हारे थे. हाँ, मतलब 4 मैचेस में से हम 3 मैच हारे थे. एक मैच श्रीलंका से और 2 मैच जिम्बाब्वे से. तो फाइनल जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका हुआ था. अच्छा, और वो भी 2010 की जिम्बाब्वे. मतलब जो खत्म हो रखी थी. खत्म हो रही थी. मतलब आप सोच सकते हो कि हमारी टीम क्या ही गई थी. मतलब इसमें बॉलिंग अटैक हमारा वाज लाइक पंकज सिंह, अशोक डिंडा, इस तरह का बॉलिंग अटैक था हमारा. तो इसमें अश्विन वाज गिवन अ चांस. तो आप सोच सकते हो कि अश्विन बैटिंग ऑर्डर में भी बहुत नीचे थे, बट ही क्विकली केम अप द रैंक्स. स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 38 इन 32 बॉल्स. अच्छा फिनिश किया था और 50 रन देके 2 विकेट ली थी. तो इंडिया ने 268 स्कोर किया था. श्रीलंका चेज्ड इट विद ईज. और आई थिंक चंडीमाल स्कोर्ड 100 इन दिस मैच. अच्छा, तो 1 डाउन आए थे वो और बड़े आराम से श्रीलंका जीत गई थी ये मैच. और मैं बता ही रहा हूँ सीरीज़ में हमारे हाल क्या थे. तो ऑल आर की प्लेयर्स वर मिसिंग. तो यंगस्टर्स को मौका देने के लिए एक सीरीज रखी थी. हाँ वही था कि आप चले जाओ. चलो, जो इंडिया ने इस टाइम से शुरू किया था ये जाना, ये रिलेटिवली लेस वैल्यूड सीरीज़ में अपने यंग प्लेयर्स को भेजना. पर यहाँ से इवॉल्व होते होते 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट बन जाना ये अनएक्सपेक्टेड था. और उसके बाद तो फिर व्हाट वी नो इज. हालांकि उतना खिलाए नहीं गए थे 2011 वर्ल्ड कप में. बट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स में डिड वेल. की अटैक उनका था स्पेल. मतलब उन्होंने आई थिंक वॉटसन को शायद आउट किया था, बोल्ड किया था. और फर्स्ट विकेट उन्होंने ली थी. वॉटसन या हेडन दोनों में से किसी को आउट किया था. एंड देन 40 रन देके 10 ओवर में काफ़ी अच्छा स्पेल निकाला था. फिर से मोटेरा में, अहमदाबाद में, ओल्ड अहमदाबाद ग्राउंड. तो अश्विन का तो यार वी ऑल नो, मतलब ही हैज़ गिवन सो मच. मतलब आर्टिस्ट हैं वो. स्पिन बॉलिंग में उन्होंने इतने सारे वेरिएशन इंट्रोड्यूस किए हैं. मतलब अब इमेजिन ही नहीं कर सकते. मतलब उनके पास तो मतलब आई थिंक ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ स्पिन बॉलिंग. मतलब पूरा एक बुफे लगा सकते हो अपनी स्पिन बॉलिंग. जैसे लेग स्पिन आर्ट को रिवाइव और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का क्रेडिट शेन वॉर्न को जाता है, वैसा मुरलीधरन इवन दो हैज़ मच बिगर रिकॉर्ड्स एंड ऑब्वियसली वॉज वेरी स्किलफुल. बट जो आर्टिस्ट्री है, जो मतलब लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ टेक्निक ऐड की है किसी ने स्पिन बॉलिंग में, जो मॉडर्न, अगर मॉडर्न क्रिकेट में ऑफ स्पिनर्स हैव नॉट बीन दैट रेलिवेंट, तो उसमें भी अश्विन अपनी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ऑफ स्पिन करके भी आईपीएल में इतने साल टिके रहे हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवोल्यूशन एज अ बॉलर. और मतलब उनके ऊपर, उनके वेरिएशंस के ऊपर आप इतने अमेजिंग टेक्निकल वीडियोस बना सकते हैं. द वे ही यूज्ड टू रीड द बैट्समैन, वे ही यूज्ड टू रीड द सर्फेसेस, वे ही यूज्ड टू यूज डिफरेंट बॉल्स एसजी के साथ, ड्यूक के साथ. उन्होंने अपने एक्शंस में चेंजेस किए. साइड ऑन एक्शन, फ्रंट ऑन एक्शन से साइड ऑन एक्शन पे गए ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के लिए. बहुत कुछ, मतलब ब्रिलियंट 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 बॉलर. समबडी जिनके वीडियोस देख देख के आप अगली जनरेशन को ट्रेन कर सकते हो. एंड समबडी हु केम इन एज अ बैट्समैन एट द जूनियर लेवल. तो उसके बाद एक बॉलर बनना. आपको लगता है कि शायद अश्विन को अगर हम बैटिंग में मौका देते ऊपर आने का, बिकॉज वो टेस्ट के भी अच्छे बैटर थे, तो मे बी वी कुड हैव made him a better all-rounder. He did more than sufficient. I think he did more than what was asked for in test matches. Test matches उन्होंने बहुत किया इंडिया के लिए. नहीं, वाइट बॉल में मे बी वी कुड हैव यूटिलाइज, बट वाइट बॉल में जब वो खेले हमारे पास इनसेन बैटिंग लाइनअप्स थी. नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि हम हमेशा एक बॉलर कम फील करते थे कितनी बार, तो अगर हम अश्विन को एज अ प्योर ऑलराउंडर खिलाते, मुझे लगता है अश्विन हिमसेल्फ डिड नॉट डू जस्टिस टू हिज बैटिंग. मुझे लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज सो कंज्यूम्ड बाय हिज बॉलिंग. बिकॉज वो एक सीरीज से पहले घंटों घंटों बैटर्स के वीडियोस देखते थे जस्ट टू फाइंड दो स्मॉल स्मॉल क्यूज वेयर ही वुड वर्क ऑन देयर टेक्निक्स एंड स्टफ. तो वो ही वाज सो इंग्रॉस्ड इन हिज आर्ट. मुझे लगता है उन्होंने कभी ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया अपनी बैटिंग को. और लेटर पार्ट ऑफ द करियर मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को ऐसे बैटर ज़्यादा इवॉल्व किया. लास्ट 1 साल में बहुत इवॉल्व किया है, जहाँ पे उन्होंने मतलब TNPL में इतना अच्छा किया, IPL में अच्छा किया, अब मतलब बांग्लादेश अगेंस्ट इतना ब्रिलियंट 100 स्कोर किया. तो वो मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट कितना अच्छा उनका. बिल्कुल सही. तो मतलब उनका ना ये चीज़ लगती है मेरे को कि ही कैन नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ. मतलब वो शॉट्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे. वो नेचुरल फ्लो है उनकी बैटिंग. वो टेस्ट में भी जब भी वो खेलने आते थे, वो नेचुरल फ्लो है उनकी बैटिंग में. इसीलिए शायद वो सेना में एज अ बैटर स्ट्रगल करते थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, की इनिंग्स खेली हैं, ठीक खेली हैं. मतलब ऑब्वियसली हाँ, अगर तो वो डिफेंसिव हैं, देखो अगर उनके अश्विन इज वन गाय हु इज अ बॉटम हैंड प्लेयर और वो रिस्टी प्लेयर है और वो हार्ड हैंड से जाते हैं. तो वहां पे तो ऑब्वियसली बाउंसी ट्रैक्स में आप स्लिप को इनवाइट करोगे ही करोगे.
तो वो एक कंसर्न तो है। सो अश्विन का ये देखने को मिला कि या तो जब उनको पता है कि ही हैज़ टू जस्ट डिफेंड, तो या तो वो वहाँ पे की हो जाते, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको सारे अपने शॉट्स जो हैं वो हटा देने हैं। तो तब तो उनका डिफेंस तो अच्छा था ही, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन हिम सेविंग इनिंग्स, है ना, टफ से टफ। सिडनी में इतना ब्रिलियंट उनका और एक जगह पे नहीं है, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। पर हाँ, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक ऑफ प्लेइंग, वो जितने ज़्यादा एशियन कंट्रीज में बढ़िया हो जाते थे जिन चीज़ों की वजह से, वही सेना में थोड़े से एक्सपोज हो जाते थे। मेरे को लगता है एक चीज़ जो हो सकती थी, मतलब ऑलराउंडर्स के केस में जो सेना में अच्छे टेस्ट ऑलराउंडर बन सकते थे, वो थे भुवनेश्वर। मेरे को वो बहुत फील होता है। भुवनेश्वर 2018 के बाद तो गायब ही हो गया ना, ड्यू टू इंजरीज एंड ऑल, इंजरीज के कारण। अदरवाइज तो टेस्ट में तो ही कुड हैव बीन आवर गो टू मैन, मतलब वो मुझे लगता है शायद शार्दुल ठाकुर से ज्यादा बेटर हो सकते थे इन दैट, स्पेशली इन सेना। अगर मैं सेना बोलूं, बिकॉज उनकी जो बैटिंग टेक्निक थी वो प्योरिस्ट वाली थी, मतलब वो इतने प्योर क्रिकेट खेल रहे थे वो। मतलब मैं एज अ बैटर मैं कई बार सोचता होता था यार, ऊपर वाले नहीं इतने, मतलब जैसे इंग्लैंड जैसी कंडीशंस मिल जाती थी जब, जो बहुत स्विंग हो रही है बॉल, वो ज़्यादा लग रहे होते थे कि कंफर्टेबल है। उन्होंने इंग्लैंड सीरीज ऑफ 2014 में इतना अच्छा किया। बहुत सब हैं, भुवनेश्वर इज रियली वन अंडररेटेड प्लेयर जो ड्यू टू हिज फिटनेस इंजरीज ही कुड नॉट जस्टिफाई हिज टैलेंट, ही कुड हैव बीन द स्टॉलवर्ट और लेजेंड ऑफ द इंडियन क्रिकेट बिकॉज ही हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो बस खानी नहीं बन पाई। वो जो पहली बॉल पे हफीज को बोल्ड करना, हक्के बक्के रह गए थे, और वो जो नासिर जमशेद को 5 गेंदें बाहर निकाल के एक अंदर लेके आना T20 में, मतलब ये आप कहाँ देखते हो? ये आप आज भी नहीं, आज भी आपके पास वो बॉलर्स नहीं है। बुमराह है ऐसे, नो डाउट बुमराह ही है, और तो ऐसे दोनों तरफ घुमाने वाले तो नहीं इंसानिटी, मतलब वो पीक था। मतलब ऐसे ऐसे होता था कि भुवनेश्वर की बॉलिंग भी ऐसे देखते हुए आप देखते थे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। है यार, रह जाते हैं काफी हैं। प्रवीण कुमार फॉर दैट मैटर वाज वन गाय हु काइंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ही कुड हैव इजीली डन अ लॉट। अच्छा, प्रवीण कुमार का, चलो ये पॉडकास्ट उससे ख़त्म हो गया, बट मैं जाते जाते एक बात कर लेता हूँ। प्रवीण कुमार का एक पॉडकास्ट में वो बोल रहे थे कि जो ये नियो क्रिकेट होता था एक टाइम पे, नियो चैनल जो था, तो इन्होंने हमारी जो स्पीड जो दिखाते थे ये कम दिखाते थे, तो हमें लेबल कर दिया था। बल्कि कह रहे कि उस वक्त उनकी मशीन में कोई फॉल्ट था कि हर बॉलर जो 140 भी करा रहा है वो भी 125 130 दिखा रहा था। तो कह रहे कि मेरा इतना पेस भी कम नहीं था जितना दिखाने लग गए थे। आई गेस उस टाइम पे अपने वो भी थे, क्या नाम है, मुनाफ पटेल भी थे, उनका भी कम दिखा रहे थे पेस। यार वो इंग्लैंड भी तो गए हैं, इंग्लैंड सीरीज में उनकी पेस, तब तो इंग्लैंड में तो न्यू था ही नहीं ब्रॉडकास्टर, तो ये चीज़ें कहना तो मतलब आई डोंट थिंक सो मेक सेंस। देखो आई डोंट नो वेदर ही हैज़ राइट नॉट नॉट, ही हैड सीरियस ड्रिंकिंग इशूज, सीरियस वाले। मतलब मेरा एक फ्रेंड था IIT दिल्ली में ही, मेरठ से ही, completely forgot his name. He started his own coaching also. फिजिक्स के बड़े अच्छे टीचर बन गए थे वहाँ पे. He was very close to प्रवीण कुमार, मतलब उनके अच्छे दोस्त थे क्योंकि सेम एज के याद आते हैं, हमसे 2-3 साल ऊपर नीचे ही हैं. तो बताते हैं उन्होंने BGT जो हुई थी 2000, ये जो CV सीरीज तो वाक़े आए थे उस टाइम के बाद की सारी बातें बताई थी उसने मुझे. अच्छा, कुल्लाड़ छोड़ो, completely forgot the name. क्या ही मतलब पोल खोलनी है हमने पॉडकास्ट में. मतलब he had issues, temper issues भी थे. एक बार तो मतलब एम्पायर के साथ, अरेम रासमस के साथ, वो खुद ही बताते हैं. तो यार देखो, सोफिस्टिकेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो फिर कई लोगों के साथ नहीं बैठे उनकी कहानी. और जबकि एज अ बैटर भी कंसिडर किए जाते थे वो, नो डाउट यार, बड़े टैलेंटेड आदमी थे, नो डाउट अबाउट इट. तो चलो सर, किसी दिन हम इस पे भी पॉडकास्ट बनाते हैं, द प्लेयर्स हु शुड हैव मेड. क्रिकेट में यार इतना कुछ है ना एज अ कंटेंट वाइज, यू कैन, मतलब हम 24 घंटे भी रिकॉर्ड करें ना वो भी कम है, इतना कंटेंट है क्रिकेट. अच्छा, बहुत है यार, इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतना कुछ है. 30 years ऑफ व्यूइंग है, 30 years में कितना कुछ तुम देखते हो, कितना कुछ तुम पढ़ते हो, कितना कुछ है. तो अगर आप उसको सुनाने भी आओ तो 2-3 साल तो आराम से निकल ही जाएंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अगेन, एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोग हमारे साथ हैं, एंड आप हमें अपडेट्स देते रहिए, आप हमें बताते रहिए कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी.